बारिश नहीं हुई, ये शोक मना रहा था। कब्रिस्तान के ऊपर घने बादल छाए हुए थे, जो ताबूत के चारों ओर इकट्ठे हुए दिलों की तरह भूरे और भारी थे। नेवी ब्लू यूनिफॉर्म की कतारें शोक में गतिहीन मूर्तियों के रास्ते पर लगी थीं। अमेरिकी झंडा ताबूत के ऊपर मुड़ा हुआ था, बिल्कुल सही समारोह। लेकिन इस दिन के बारे में कुछ भी सही नहीं लगा। शोक मनाने वालों के बीच एक व्यक्ति सिर झुकाए, कान थोड़े पीछे की ओर पिन किए हुए शांत बैठा था। यह मैक्स था। वो रोया नहीं, भौंका नहीं, बस देखता रहा। जब पुजारी अंतिम संस्कार पढ़ रहे थे तो बारिश में अधिकारी जैक टनर का नाम गूंज रहा था, लेकिन मैक्स हिला नहीं। वो ताबूत के नीचे बैठा था, उसका मोटा काला और भूरा कोट पहले से ही मूसलाधार बारिश से भीगा हुआ था। एक अधिकारी उसे एक तरफ ले जाने के लिए आया। मैक्स ने धीमी आवाज में गुर्राहट की, शत्रुतापूर्ण नहीं, बस सुरक्षात्मक। उसे रहने दो, कैप्टन हैरिस ने धीरे से बड़बड़ाया। उस शांति में कुछ पवित्र था, कुछ ऐसा जिसे केवल मैक्स ही महसूस कर सकता था। जैसे ही सम्मान गार्ड ने 21 तोपों की सलामी दी, मैक्स सिहर उठा। उस आवाज से नहीं जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन कुछ और ने उसे पकड़ लिया। उसका सिर धीरे से घूमा। उसकी नजर पेड़ों के पास खड़े एक वर्दीधारी आदमी पर टिक गई, जिसका चेहरा उसकी टोपी के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मैक्स के गले से फिर से एक हल्की सी गुर्राहट निकली, लेकिन इस बार यह गहरी थी, धीमी। केवल एमिली रेयस ने इसे सुना। उसने मैक्स की ओर देखा और फिर उसकी निगाह का अनुसरण किया। सार्जेंट मैक्स। समारोह आगे बढ़ा, लेकिन मैक्स ने फिर कभी अपनी नजरें नहीं हटाईं। बाद में टेंट के नीचे अधिकारी जैक की विधवा से बातें करने आए। एमिली मैक्स के बगल में घुटनों के बल बैठ गई और उसके गीले फर को दस्ताने वाले हाथ से छूते हुए कहा, तुम्हें उसकी याद आती है ना? मैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, पलक नहीं झपकाए। ऐसा लगा कि वह सांस नहीं ले रहा था। उसने बस अपनी नजर ताबूत पर रखी, या शायद उस आदमी पर जो सलामी के बाद सबसे पहले चला गया। मैक्स। फ्लैशबैक। जैक, चलो कुछ बुरे लोगों को ढूंढते हैं। फ्लैशबैक समाप्त। अब जैक चला गया था और मैक्स चुप था। समारोह के बाद संचालकों ने मैक्स को के-9 ट्रांसपोर्ट वैन में ले जाने की कोशिश की। उसने विरोध किया, अपने चारों पंजे मजबूत किए, मना कर दिया। एमिली आगे आए। उसने कहा, मुझे कोशिश करने दो। उसने जैक का पुराना दस्ताना आगे बढ़ाया जो वो प्रशिक्षण के दौरान पहना करता था। मैक्स ने उसे सूंघा और उस दिन पहली बार उसकी आंखों में देखा। फिर स्वेच्छा से उसकी कार में चला गया। उस शाम के 9 केंद्र में मैक्स ने भोजन से इनकार कर दिया, अपने नए बिस्तर से इनकार कर दिया, अन्य संचालकों के आराम से इनकार कर दिया। वो केंद्र के भंडारण कक्ष के दरवाजे की ओर बैठ गया जहां जैक का निजी लॉकर रखा था। एमिली उसे अवलोकन खिड़की से देख रही थी। उसके बगल में अधिकारी डिलन ने कहा, अजीब है, वो आमतौर पर शांत रहता, वो केवल के-9 केंद्र में जैक के लॉकर के सामने बिना हिले डुले बैठा रहता। उसकी निगाहें कभी नहीं डगमगाईं, उसका शरीर अकड़ गया। बीच बीच में वो धीमी कराह निकालता, जो बमुश्किल सुनाई देती पर इतनी तीखी कि एमिली का दिल बैठ जाता। कुछ ठीक नहीं था। उसने के-9 के अपने संचालकों के लिए शोक मनाने की कहानियां सुनी थी, दूसरे कुत्तों के साथ ऐसा होते देखा था, अनुभवी अधिकारियों की कहानियां सुनी थी, लेकिन मैक्स का व्यवहार अलग था। ये शोक नहीं था, ये कुछ और था। वो केवल जैक को याद नहीं कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था। अगली सुबह एमिली ताज़ा ट्रीट के साथ के-9 केंद्र में चली गई। उम्मीद थी कि मैक्स का ध्यान भटकाकर उसका ध्यान भटका सके। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने अपनी गहरी अभिव्यंजक आंखों से उसकी ओर देखा। उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। क्या तुम ठीक हो मैक्स? उसने धीरे से पूछा। मैक्स भौंका नहीं। जैक के कोलोन की महक अभी भी हवा में हल्की सी मगर मौजूद थी। तुम्हें लगता है कि वहां कुछ है दोस्त? उसने पूछा। मैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उसकी आंखों में देख सकती थी, तत्परता, ज्ञान। अंतिम संस्कार को 1 सप्ताह हो गया था। हर कोई आगे बढ़ चुका था, मैक्स को छोड़कर हर कोई। वो जैक को जाने देने के लिए तैयार नहीं था, और न ही वो थी। वो लॉकर के पास घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर जैक की वर्दी, कुछ निजी सामान और उसका पुराना ट्रेनिंग गियर था, लेकिन लॉकर के बिल्कुल पीछे ट्रेनिंग डमी के एक सेट के पीछे कुछ और था। कागज का एक मुड़ा हुआ शीट। एमिली ने ध्यान से उसे बाहर निकाला। ये जैक की स्पष्ट लिखावट में हस्तलिखित एक नोट था। नोट छोटा था, लेकिन इसका संदेश उसके पेट में मरोड़ पैदा करने के लिए काफी था। मुझे पता है क्या हो रहा। अंतिम संस्कार के दौरान मैक्स ने जिस आदमी पर गुर्राहट की थी, एमिली का दिमाग दौड़ने लगा। उसने जैक की मौत के बाद के दिनों में जो कुछ भी देखा था, उसके बारे में सोचा।
मैक्स का अजीब व्यवहार, उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति, अंतिम संस्कार के दौरान और फिर के 9 केंद्र में मैक्स के प्रति उसने जिस तरह से प्रतिक्रिया की थी, वो डूबने जैसा महसूस कर रही थी। क्या होगा अगर जैक को कुछ पता चल जाता? क्या होगा अगर वो मैक्स के पीछे पड़ गया होता? लेकिन किसी और ने ध्यान क्यों नहीं दिया? किसी ने इसे क्यों नहीं देखा? मैक्स की गुर्राहट ने उसकी विचार श्रृंखला को तोड़ दिया। कुत्ता अब अपने पैरों पर खड़ा था और उसके सामने चहलकदमी कर रहा था। उसका शरीर तनाव से अकड़ रहा था। उसने कमरे के कोने में किसी चीज पर अपनी आंखें गड़ा दी। एमिली ने उसकी निगाह का पीछा किया। लॉकर के बेस के पास कमरे के कोने में कुछ जगह से हट गया था। फर्श पर हल्का सा गड्ढा था, जैसे कि हाल ही में कुछ हिलाया गया हो। मैक्स जमीन को सूंघते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसने जो कुछ खोजा उससे उसका खून खौल उठा। एक छोटी पीतल की चाबी, जैक के निजी लॉकर की चाबी। मैक्स अपनी दुम अकड़कर पीछे खड़ा रहा और उसकी आंखें चाबी से कभी नहीं हटी। एमिली ने चाबी तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो जानती थी कि यह कोई संयोग नहीं था। उसने अभी अभी एक रहस्य का पता लगाया था, जिसे खोजने के लिए जैक ने उसे छोड़ा था। लेकिन सवाल यह था कि चाबी ने क्या खोला? एमिली के हाथ में चाबी भारी लग रही थी। ये छोटी सी थी, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता था। उस लॉकर में कुछ ऐसा था जिसे जैक चाहता था कि वह खोजे, कुछ महत्वपूर्ण। लेकिन क्या? और उसने इसे कहां छिपा दिया था, जहां केवल मैक्स ही इसे खोज सकता था? उसने चाबी को एक पल और देखा और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। मैक्स अभी भी लॉकर के सामने चहलकदमी कर रहा था और धीमी और नर्म आवाज में गुर्रा रहा था, आराम से मैक्स। एमिली फुसफुसाए। एमिली खड़ी हुई और डेस्क पर चली गई। उसकी उंगलियां जैक के पुराने कार्य केंद्र पर रखे कागजों पर ब्रश कर रही थीं। वो इस भावना से मुक्त नहीं हो सकी कि यह सिर्फ एक साधारण लॉकर की चाबी से कहीं बड़ा था। जैक इतना होशियार और सतर्क था कि किसी को पता चलने के लिए इतनी स्पष्ट चीज नहीं छोड़ी। सुबह की हवा उसके शरीर पर ठंडी थी जब वो के 9 केंद्र की पार्किंग में बाहर निकली। सूरज मुश्किल से क्षितिज पर झांक रहा था। अभी भी सुबह थी। अधिकांश अधिकारी अभी तक नहीं आए थे। एमिली अपनी कार में फिसल गई और इंजन चालू कर दिया। मैक्स यात्री सीट पर कूद गया और उसकी आंखें आगे की सड़क पर केंद्रित थीं। चलो देखते हैं कि हम क्या पा सकते हैं दोस्त, उसने कहा। स्टेशन की ओर ड्राइव शांत थी। मैक्स तनाव में था। उसकी आंखें बाएं और दाएं घूम रही थीं। उसका शरीर अकड़ गया था। वो हमेशा चौकन्ना रहता था, लेकिन आज वो हमेशा की तुलना में अधिक सतर्क लग रहा था। स्टेशन पर एमिली जैक की पुरानी डेस्क पर गई। वहां उसे और भी नोट मिले जो अधूरे विचारों पर लिखे थे। जैक हमेशा से पूर्णतावादी रहा था और ढीले सिरे उसके जैसे नहीं थे। उसने एक एक करके कागज निकालने शुरू किए। उनमें से ज्यादातर नियमित के सबक रिपोर्ट और जांच नोट्स के बारे में थे, लेकिन एक कागज ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। यह एक वैन के सामने खड़े एक आदमी के चेहरे की छाया थी। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन एमिली बता सकती थी कि इसे दूर से लिया गया था। मैक्स ने अपनी बांह को फोटो के पास लाकर उसकी नाक को हिलाया। एमिली ने उसे बहुत देर तक देखा। उसका दिमाग उस कहानी के टुकड़ों को जोड़ने में लगा हुआ था जिसे वो अभी तक नहीं समझ पाई थी। उसने धीरे से पूछा कि वो मैक्स कौन है। मैक्स ने अपने गले में धीमी आवाज में गुर्राहट की। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। यह वही आवाज थी जो उसने सार्जेंट मैक्स को अंतिम संस्कार में देखने पर की थी। एमिली ने फिर से फोटो पर अपनी उंगलियां फिराईं। आदमी के हाव भाव में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जिस तरह से उसने खुद को संभाला था, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वो कैमरे के लिए पोज दे रहा हो। और फिर उसने देखा कि वो वैन थी। बगल में लोगो धुंधला था, लेकिन एमिली कुछ अक्षर समझ सकती थी। यह एक सुरक्षा कंपनी जैसा लग रहा था। एमिली का दिल धड़क उठा। कोई कारण नहीं था कि जैक के पास ऐसी तस्वीर होनी चाहिए। बिल्कुल भी कारण नहीं था। वो मैक्स की ओर मुड़ी जो अभी भी फोटो को देख रहा था। उसका ध्यान कभी डगमगाया नहीं। हमें इस आदमी को ढूंढना है मैक्स। हमें ये जानना है कि वो कौन है। मैक्स ने एक बार सहमति में चिल्लाया। बाकी दिन धुंधला रहा। एमिली ने पुरानी केस फाइलों और रिकॉर्ड को खंगालने में घंटों बिताए ताकि फोटो, सुरक्षा कंपनी और मैक्स के बीच कोई संबंध ढूंढा जा सके। लेकिन कुछ नहीं मिला। सुरक्षा कंपनी का कोई जिक्र नहीं, मैक्स से कोई संबंध नहीं। निराश होकर वो के 9 सेंटर लौट आई और मैक्स ने उसे कभी नहीं छोड़ा। स्टेशन की शांत चहल पहल दूर की कौड़ी लग रही थी क्योंकि एमिली जैक के पुराने ऑफिस में फोटो, चाबी और बाकी बिखरे नोटों को घूर रही थी। मैक्स ने कमरे में चक्कर लगाया और हर कोने को सूंघा। वो बेचैन लग रहा था। उसकी हरकतें तेज और सोची समझी थीं। अचानक वो जैक की डेस्क के सामने रुक गया और ध्यान से फर्श को घूरने लगा।
मैक्स क्या है? एमिली ने उसके बगल में घुटने टेकते हुए पूछा। मैक्स ने फिर से फर्श को सूंघा, उसका शरीर तनाव में था। फिर एक तेज हरकत के साथ उसने डेस्क के नीचे एक छोटे से छिपे हुए डिब्बे को उजागर करते हुए जमीन पर पंजा मारा। एमिली की सांस उसके गले में अटक गई। कंपार्टमेंट खोलते ही उसकी उंगलियां कांपने लगी। अंदर एक छोटा सा बॉक्स, एक और नोट और एक फ्लैश ड्राइव था। ये सिर्फ रहस्यों का सिलसिला नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे जैक ने शुरू किया था। एमिली ने नोट उठाया और उसे जोर से पढ़ा। वैन का पीछा करो, किसी पर भरोसा मत करो, मैक्स शामिल है, वो नहीं है जो वो खुद के बारे में कहता है। संदेश का वजन अंदर डूब गया। जैक जानता था, वो जानता था कि क्या होने वाला है। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। एमिली के हाथ कांप उठे जब वो नोट को घूर रही थी और शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैक्स शामिल था, वो नहीं था जो उसने खुद के बारे में कहा था। उसके दिमाग में संभावनाओं की दौड़ लगी। वो जानती थी कि जैक को उस पर शक था, लेकिन ये कितना गहरा था। और किसी तरह एमिली को भी लगा कि वे दोनों किसी ऐसी चीज के किनारे पर थे जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए थे। बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। एमिली को कुछ करना था, लेकिन उसे सावधान रहना था। मैक्स खतरनाक था। अगर जैक ने कुछ बड़ा खुलासा किया होता तो मैक्स सिर्फ हिमशैल का सिरा होता। एमिली ने नोट और फ्लैश ड्राइव को अपनी जैकेट की जेब में रखा और अपनी चाबियां पकड़ ली। मैक्स तुरंत कार में कूद गया और यात्री सीट पर अपनी जगह ले ली और उसकी आंखें आसपास के माहौल को स्कैन कर रही थीं। वो आगे जो भी हो रहा था उसके लिए तैयार था। सुरक्षा कंपनी के कार्यालय तक ड्राइव लंबी नहीं थी। एमिली ने अपनी रिसर्च कर ली थी। ये कंपनी कई वर्षों में स्थापित की गई कई कंपनियों में से एक थी। सतह पर यह वैध लग रहा था, लेकिन एमिली बेहतर जानती थी। जैक सही था, इसमें कुछ गड़बड़ थी जो कुछ भी नहीं जोड़ रही थी। इमारत एक साधारण सी ऑफिस पार्क थी जो शहर के किनारे पर एक ड्राई क्लीनर और एक सुविधा स्टोर के बीच में थी। एमिली ने कार पार्क की और मैक्स की ओर मुड़ी। तुम तैयार हो दोस्त? उसने पूछा। मैक्स ने सहमति में धीमी आवाज में भौंक दिया। एमिली कार से बाहर निकली और सहज ही अपने हाथ से अपनी बगल में रखे होल्स्टर की ओर बढ़ गई। उसने कई सालों से बंदूक नहीं रखी थी, लेकिन इसके बिना वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। जैसे ही वो इमारत की ओर बढ़ी, उसने मैक्स की निगाहों को अपने ऊपर महसूस किया। वो हमेशा चौकन्ना रहता था। अंदर की हवा बासी थी। फ्लोरोसेंट लाइटें ऊपर से चमक रही थीं। एमिली रिसेप्शनिस्ट की डेस्क पर पहुंची, जहां एक युवा महिला बैठी थी और अपनी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन और एमिली के बीच घबराहट से घुमा रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं आपकी सुरक्षा सेवाओं के बारे में किसी से बात करने आई हूँ, एमिली ने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों से टैप करते हुए सिर हिलाया। उसने धीमी आवाज में बात करते हुए कॉल किया, जिसे एमिली मुश्किल से सुन पाए। कुछ क्षण बाद एक आदमी पीछे के कमरे से निकला। वो लंबा था और गहरे रंग का सूट पहने हुए था। उसकी आंखें धूप के चश्मे के पीछे छिपी हुई थीं। वही धूप का चश्मा जो एमिली ने जैक की तस्वीर में आदमी पर देखा था। वही आदमी। वो मुस्कुराया, लेकिन उसके हाव भाव में कुछ ठंडापन था, कुछ ऐसा जो ठीक नहीं बैठा। तुम एमिली ही हो? उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं कंपनी का मालिक ग्रेग हूं। एमिली ने अपने हाव भाव को तटस्थ रखते हुए उसका हाथ हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो चकरा रही थी। उसने उसे पा लिया था। फोटो वाला आदमी, वो जो जैक की मौत से जुड़ा था। ग्रेग उसे एक छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। जैसे ही उसने उनके पीछे का दरवाजा बंद किया, एमिली उसकी आंखों में कुछ झिलमिलाहट को देखे बिना नहीं रह सकी। यह एक क्षणिक चमक थी, लेकिन यह उसके सतर्क होने के लिए पर्याप्त थी। मैं समझता हूं कि तुम हमारी सेवाओं में रुचि रखते हो, उसने उसके सामने एक सीट लेते हुए कहा। मैं वास्तव में कुछ सवाल पूछने के लिए यहां हूं, एमिली ने जवाब दिया। ग्रेग ने एक भान उठाई, उसकी मुद्रा कठोर। जैक लॉसन के बारे में क्या? एमिली ने कहा, उसकी आवाज स्थिर लेकिन आरोप के साथ धारदार थी। ग्रेग का चेहरा खाली हो गया, फिर उसके होंठ एक तंग मुस्कान में मुड़ गए। उसके बारे में क्या? वो मेरा साथी था। एमिली आगे झुकती रही। और मुझे विश्वास है कि तुम उसकी मौत के बारे में जितना बता रहे हो उससे ज्यादा जानते हो। ग्रेग की मुस्कान लड़खड़ाई, लेकिन केवल एक पल के लिए। शांत नियंत्रित व्यवहार वापस आ गया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, उसने कहा, उसकी आवाज मधुर थी। मैक्स ने एमिली के बगल से एक धीमी गड़गड़ाहट की। वो उसे एक आश्वस्त स्पर्श देते हुए नीचे पहुंची। ग्रेग, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कहा, उसकी आवाज अब ठंडी हो गई है। मेरे पास तुम्हारी एक तस्वीर है जिसमें तुम एक वैन के सामने खड़े हो, वही वैन जो जैक की आखिरी लोकेशन पर देखी गई थी।
तुम एक सुरक्षा कंपनी से बंधे हुए हो और मेरे पास एक नोट है जो जैक ने मेरे लिए छोड़ा था, जिसमें मुझे किसी पर भरोसा न करने के लिए कहा गया था, और इसमें तुम भी शामिल हो। ग्रेग की आंखें सिकुड़ गईं और मुस्कान उसके चेहरे से पूरी तरह से गायब हो गई। लेकिन फिर लगभग जैसे उसने इसका पूर्वाभ्यास किया था, वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और हंस पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, है न? उसने कहा। उसकी आवाज व्यंग्य से भरी हुई थी। लेकिन तुम गलत हो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है। वास्तव में क्या हो रहा है? एमिली ने अपनी आवाज को कसकर वापस फेंका। ग्रेग कमरे में इधर उधर चहलकदमी करते हुए खड़ा हो गया। वो पहले की तरह नियंत्रित नहीं था। कुछ गड़बड़ हो रही थी। तुम एक बात के बारे में सही हो, उसने कहा रुककर, और उसकी ओर मुड़ा। जैक बहुत करीब आ गया था। वो चीजों को समझने लगा था। लेकिन तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किसमें चले गए हो। एमिली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैक्स के कहने का क्या मतलब था? अब वो किसी भी चीज के लिए तैयार था। अचानक दालान से एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद चिल्लाने की आवाज आई। एमिली का हाथ उसके बगल में रखी बंदूक पर चला गया। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया। मैक्स ने रक्षा करने के लिए तैयार होकर गुर्राहट की। दरवाजा खुला और पुलिस की वर्दी में एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। ये सार्जेंट मैक्स था। सार्जेंट मैक्स के प्रवेश से ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा चूस ली गई हो। एमिली का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस आदमी से नहीं हटी जिस पर उसे पहले से ही शक था। वो दरवाजे पर खड़ा था। उसकी लंबी कदकाठी दालान से आने वाली रोशनी को रोक रही थी। उसका चेहरा भावहीन था। कमरे में तनाव बढ़ गया। तूफान से पहले की शांति। मैक्स ने मैक्स के खतरे को भांपते हुए एक धीमी गुर्राहट की। एमिली की उंगलियां उसकी बंदूक की पकड़ पर कस गईं, लेकिन उसने उसे अभी के लिए पिस्तौलदान में रखा। उसे जवाब चाहिए था, गोलीबारी नहीं। मैक्स की नजर ग्रेग से एमिली की ओर घूम रही थी। उसके होंठ एक छोटी सी मुस्कान में बदल गए जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानता था, वह नहीं जानती थी। कुछ ऐसा जो वह नहीं जानती थी। कमरे में एक भयावह आशंका छा गई थी। मैक्स, एमिली ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैक्स ने अपने पॉलिश किए हुए जूतों की हल्की क्लिक की आवाज के साथ कमरे में प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति ने जगह को दमनकारी और आदेशात्मक बना दिया। एमिली, उसने मजाकिया लहजे में कहा, बस थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूं। ग्रेग और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। हमारे बीच कई व्यापारिक सौदे हुए हैं, है ना? ग्रेग ने जवाब नहीं दिया। वो चुप रहा। उसकी आंखें मैक्स और एमिली के बीच घूम रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। एमिली ने बेचैनी की एक लहर महसूस की। मैक्स की आंखें चमक उठी, मानो उसने अभी अभी जो तनाव पैदा किया था उसका आनंद लिया हो। वो धीरे धीरे एमिली की ओर मुड़ा और उसके करीब गया। मैं तुम्हें इसे और आगे नहीं खींचने दूंगा, मैक्स, एमिली ने अपनी धीमी और नियंत्रित आवाज में कहा। जैक मर चुका है और तुम जितना बता रही हो उससे कहीं ज्यादा इसके बारे में जानती हो। मैक्स ने एक भौं उठाई, मानो वो खुश हो। वो उसके आरोप से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। तुम्हें सब पता चल गया है ना एमिली? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्यारे साथी की मौत में मेरा कुछ हाथ है? ये प्यारा है। तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। उसकी आवाज में चुनौती साफ थी। मैक्स को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो उस पर आरोप लगा रही है। अगर कुछ भी हो तो यह उसे और अधिक खुश करने के लिए लग रहा था। मुझे पता है कि तुम घटनास्थल पर थे, एमिली ने आगे बढ़ते हुए अपनी आवाज में ताकत लाते हुए कहा। मुझे पता है कि तुम शुरू से ही इस पूरे मामले में शामिल रहे हो। तुम सिर्फ कोई यादृच्छिक पुलिस वाले नहीं हो। क्या तुम हो? मैक्स की मुस्कुराहट कुछ क्षणों के लिए रुक गई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह एमिली को रुकने के लिए पर्याप्त था। उसके आत्मविश्वास भरे व्यवहार में सबसे छोटी दरार। तुम बिल्कुल भी पुलिस वाले नहीं हो। क्या तुम हो? उसने दबाव डाला। तुम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हो। लेकिन यह उतनी ही जल्दी चला गया जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ था। उसकी जगह उसके नियंत्रण के सामान्य मुखौटे ने ले ली। तो तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे समझ लिया है? मैक्स ने अपनी आवाज अब और ठंडी कर दी। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे निपट रही हो एमिली। तुम्हें लगता है कि यह सब जैक के बारे में है। यह उससे बहुत बड़ा है, तुमसे बहुत बड़ा है। मैक्स की धीमी गड़गड़ाहट फिर से पूरे कमरे में गूंज उठी और एमिली ने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए हैं। वो महसूस कर सकती थी कि स्थिति का भार उसके ऊपर बस रहा है। वे सिर्फ एक गंदे पुलिस वाले से नहीं निपट रहे थे। मैक्स कुछ और था। सवाल ये था कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एमिली ने अपनी आवाज स्थिर लेकिन गुस्से के साथ पूछी। मैक्स थोड़ा झुककर आगे बढ़ा जैसे कि कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। एक युद्ध चल रहा है एमिली।
ऐसा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, एक ऐसा युद्ध जो सालों से साफ नजर आ रहा है, और तुम अभी इसके ठीक बीच में चली गई हो। एमिली की नब्ज तेज हो गई। शब्द हवा में एक चुनौती की तरह लटके एमिली ने आखिरकार अपने हाथ से बंदूक को अपनी तरफ खींच लिया। मैक्स ने फिर से एक कदम पीछे हटते हुए मुस्कुराया। मैं तुम्हें समझाऊंगा एमिली, लेकिन तुम सच सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अभी नहीं। मैक्स की दहाड़ ने उसके शरीर को प्रत्याशा से तनावग्रस्त कर दिया। कुत्ते को बढ़ते खतरे का आभास हो गया था और वह आगे जो भी होने वाला था उसके लिए तैयार था। एमिली ने अपनी नसों में एड्रेनालाइन का प्रवाह महसूस किया। यह अब केवल जैक के बारे में नहीं था। उसने अभी अभी कुछ बहुत गहरे रंग की चीज की नोक को उजागर किया था। अचानक एक और आवाज आए। एक हल्की क्लिक के बाद कमरे के बाहर से आने वाले कदमों की स्पष्ट आवाज। मैक्स जम गया। उसका चेहरा कभी कभी थोड़ा सा हिलता था। एमिली तनाव में आ गई। वो अकेली नहीं थी। खेल अभी अभी बदला था। अगले दिन भ्रम का कोहरा और गहरा हो गया था। एमिली पिछली रात मैक्स के साथ हुई बातचीत के बोझ को नहीं हटा पा रही थी। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो वो ठीक से समझ नहीं पाई थी। उसके शांत व्यवहार और जिस तरह से उसके पास सभी उत्तर थे, उसके बारे में कुछ ऐसा था जो उसे अभी तक समझ में नहीं आया था। जिस युद्ध का उसने जिक्र किया था, वो युद्ध जो साफ नजर आता था। मैक्स क्या था? उसका साथी सिर्फ के9 कुत्ता नहीं था। अनिश्चितता के इस तूफान में वो उसका सहारा था। वो हमेशा उस पर भरोसा करती थी कि वो उन परिस्थितियों को समझ सके जिन्हें उसकी मानवीय इंद्रियां समझ नहीं पाती। अगर कोई ऐसी बात होती जो मैक्स नहीं कह रहा होता तो मैक्स उसे समझ लेता। और निश्चित रूप से जब एमिली स्टेशन पर केस फाइलों को देखती हुई खड़ी थी तो मैक्स की धीमी गड़गड़ाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। एमिली ने उसकी ओर देखा और उसकी नजर तेज थी। मैक्स ने पहले कभी स्टेशन पर गड़गड़ाहट नहीं की थी। वो सिर्फ तभी गड़गड़ाहट करता था जब कुछ गड़बड़ होती थी, जब खतरा छाया में छिपा होता था। क्या है लड़का? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। मैक्स की आंखें दरवाजे पर टिकी थी और उसका शरीर तनाव में था। वो किसी चीज को या किसी को घूर रहा था जो नजर से दूर था। एमिली ने उसकी नजर का अनुसरण किया और उसकी सहज प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। एक पल बाद स्टेशन का दरवाजा खुला और एक लंबा व्यक्ति अंदर आया। ये ग्रेग था, वो आदमी जो कल रात मैक्स के साथ था, जिसने कुछ नहीं कहा था लेकिन स्पष्ट रूप से किसी तरह से शामिल था। उसकी उपस्थिति परेशान करने वाली थी और एमिली महसूस कर सकती थी कि कमरे में हवा भारी हो रही है। वो धीमे धीमे सोचे समझे कदमों से उसकी डेस्क की ओर चला गया। एमिली ने कुछ नहीं कहा जब वो उसके पास पहुंचा, लेकिन उसकी उंगलियां सहज रूप से उसकी बंदूक की पकड़ को छू गईं। वो जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा। ग्रेग उसकी डेस्क से थोड़ा पहले रुका और फाइलों को देखने लगा। उसकी आंखें उन पर झपक गईं और फिर उसने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाईं। उसकी आंखों में कोई माफी नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। बस एक ठंडक थी जिसने एमिली की रीढ़ को ठंडा कर दिया। ग्रेग, तुम क्या चाहते हो? उसने अपनी ठंडी आवाज में पूछा। ग्रेग ने अपने चेहरे पर अंधेरा कर लिया। बस सोचा कि मैं आकर देखूंगा कि तुम कैसे हो। तुम जानते हो कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद, जो कुछ भी हुआ, यह एक खाली वाक्यांश की तरह लग रहा था, एक अर्थहीन। फिर भी जिस तरह से उसने ये कहा, जिस तरह से उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, उसने एमिली को और भी संदिग्ध बना दिया। मैं ठीक हूं, एमिली ने अपने तीखे लहजे में जवाब दिया। तुम यहां वास्तव में क्या कर रहे हो? ग्रेग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो डेस्क के करीब चला गया और उसके सामने एक छोटा लिफाफा रख दिया। उसने उसे छुआ नहीं, बस उसे मेज पर सरका दिया जैसे उसका कोई मतलब ही नहीं था। उसने सरलता से कहा, उस पर एक नजर डालो। एमिली झिझकी, उसका संदेह बढ़ रहा था, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया और लिफाफा उठा लिया। ये सादा था, बिना किसी निशान, बिना किसी वापसी पते के। उसने इसे खोला जिसमें कागज का एक पन्ना था। यह एक नोट था, एक चेतावनी और #39 सच्चाई छिपी हुई है। तुम बहुत करीब आ रहे हो, इसे जाने दो। एमिली की नब्ज तेज हो गई। उसने नोट को 2 बार पढ़ा और फिर ग्रेग की ओर देखा। वो वहां शांत खड़ा था और उसे उन ठंडी आंखों से देख रहा था। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? ग्रेग ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया, एमिली को जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ दिया। वो वहां खड़ी रही, नोट को अपने हाथ में कसकर जकड़े हुए, चेतावनी का अर्थ समझने की कोशिश कर रही थी। उसे कौन धमका रहा था और क्यों? अब क्या मैक्स? एमिली ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। मैक्स की निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। उसका शरीर कुंडलित और कार्य करने के लिए तैयार था।
एमिली के अंतर्मन ने उसे बताया कि वे अभी ग्रेग के साथ समाप्त नहीं हुए हैं। वह भी ग्रेग के साथ समाप्त नहीं हुई थी। दोपहर का सूरज मुश्किल से शहर के ऊपर भूरे बादलों को भेद पाया था जब एमिली और मैक्स स्टेशन के पीछे ठंडी गली से नीचे चले गए। नोट ने उसे हिला दिया था। ये केवल चेतावनी नहीं थी, यह एक सीधी चुनौती थी। कोई उसे देख रहा था, कोई जानता था कि वो पीछे नहीं हटेगी, और वे इस पर भरोसा कर रहे थे। उसे चुपचाप आगे बढ़ने की जरूरत थी। वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, इस मामले में नहीं। उसके कप्तान ने उसे कुछ दिन की छुट्टी लेने के लिए कहा था ताकि जांच को आराम मिल सके, लेकिन यह संभव नहीं था। अभी नहीं। मैक्स अभी भी सतर्क और बेचैन था। उसकी नाक अदृश्य निशानों को पकड़ रही थी। मैक्स अचानक रुक गया। उसकी थूथन टूटी हुई फुटपाथ पर झुक गई। उसने एक बार, दो बार सूंघा और फिर एक हल्की भौंक निकाली। तुम्हें कुछ मिला? एमिली उसके बगल में बैठी थी। मैक्स उसे कूड़ेदानों के ढेर के पास ले गया। उनके पीछे एक बॉक्स था, सादा कार्डबोर्ड लेकिन भूरे रंग के टेप से सील किया हुआ। ये कल वहां नहीं था। एमिली ने दस्ताने पहने और ध्यान से टेप काटा। अंदर फाइलें थीं, पुलिस फाइलें, ऐसी फाइलें जो उसने पहले नहीं देखी थीं। अधिकारी निगरानी छवियों की रिपोर्ट करते हैं, यहां तक कि आंतरिक ईमेल भी। हर एक को गोपनीय चिन्हित किया गया था। सबसे नीचे एक फोटो थी, उसका साथी अधिकारी रेनॉल्ड्स, वो आदमी जिसका अंतिम संस्कार उन्होंने अभी अभी किया था। रात में ली गई तस्वीर धुंधली थी, लेकिन टाइमस्टैम्प से पता चला कि यह उसकी हत्या से 2 रात पहले की थी। वो ग्रेग के बगल में खड़ा था। एमिली की सांस रुक गई। दोनों 11 वे और मेन पर एक परित्यक्त गोदाम के बाहर हाथ मिला रहे थे। वो इमारत वर्षों से निंदा की गई थी। रेनॉल्ड्स वहां क्या कर रहा था और ग्रेग मैक्स के साथ क्यों फिर से भौंका? हाँ, मैं भी इसे देख रहा हूं। एमिली ने अपने फोन से फोटो की एक तस्वीर खींची। उसकी टॉर्च धूल भरी हवा में ब्लेड की तरह कट रही थी। मैक्स पहले अपनी नाक हिलाते हुए अंदर गया। वे सावधानी से कमरे दर कमरे घूमे। खाली डिब्बे, टूटे हुए उपकरण, भित्ति चित्र। फिर उन्हें यह मिल गया, फर्श में एक दरवाजा, एक तहखाने का दरवाजा जो तिरपाल के नीचे आधा छिपा हुआ था। एमिली ने उसे खोला। सीढ़ियां अंधेरे में उतर गईं। तुम तैयार हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैक्स ने संकोच नहीं किया। तहखाना ऊपर की हवा से ठंडा था। छत से एक लंबा एकल बल्ब लटक रहा था जिसकी रोशनी टिमटिमा रही थी, और पीछे की दीवार पर तस्वीरें थीं। उनकी एक दीवार, दर्जनों, शायद सैकड़ों, सभी पुलिस अधिकारियों की, कुछ लाल रंग में घेरे हुए, कुछ की आंखों पर एक्स बने हुए। उसका पेट घूम गया। एक तरफ पिन की हुई एक सूची थी, उसके पीछे एक हल्का क्लिक। बंदूक के कोक होने की आवाज। एमिली पलटी नहीं, अभी नहीं। उसकी उंगलियां उसके पिस्तौलदान के पास मडरा रही थी और दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। मैक्स उसके सामने खड़ा था। उसका रुख सख्त था और उसके गले से एक धीमी गड़गड़ाहट निकल रही थी। जो भी उसके पीछे थे, उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। अभी नहीं। इसका मतलब था कि वे कुछ चाहते थे, या वे उसके गलत कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे। कुछ कहो, उसने दृढ़ता से कहा, और उसकी आंखें उसके सामने की तस्वीरों पर टिकी थीं। एक ठहाका, धीमा, सूखा, अपरिचित। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, जासूस। पुरुष की आवाज, मधुर, ठंडा। एमिली ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए, फिर भी मुड़े बिना। तुम रेनॉल्ड्स को जानते थे? उसने कहा। मौन। उसने जारी रखा। तुम उसे जानते थे और तुमने उसे मार डाला। क्यों? एक विराम। फिर कंक्रीट के फर्श पर जूते के रगड़ने की आवाज। वह झुकी हुई बंदूक खींचकर खड़ी थी और छाया की ओर अपनी टॉर्च घुमा रही थी। मैक्स ने आदमी को पकड़ लिया था और उसके दांत चमक रहे थे जो दीवारों से गूंज रहे थे। आदमी अपने हथियार को बेतहाशा घुमाते हुए संघर्ष करते हुए चिल्लाया। छोड़ दो, एमिली चिल्लाए। एक और गोली। एमिली ने एक बार गोली चलाई, 2 बार। बंदूक जमीन पर गिरी। मैक्स ने आदमी को दांत दिखाते हुए पकड़ रखा था, लेकिन काट नहीं रहा था। एमिली बंदूक के पास स्थिर खड़ी रही। उसने हथियार को एक तरफ लात मारकर फेंका और हमलावर को पीठ के बल गिरा दिया। खून, कंधे पर घाव। सांस ले रहा था लेकिन मुश्किल से होश में था। वह करीब झुकी। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? आदमी ने खांसी की और फिर नफरत की झलक के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हें समझ नहीं आया। स्टेशन पर वापस आकर वो और मैक्स पूछताछ कक्ष की मंद शांति में बैठे थे। बक्से की फाइलें मेज पर फैली हुई थीं। तस्वीरें, नोट्स, हिट लिस्ट। विभाग के अंदर कोई इन लोगों को जानकारी दे रहा था। कोई इतना उच्च अधिकारी जो अधिकारी की हरकतों को जानता हो। आंतरिक जांच कार्यक्रम। रेनॉल्ड्स उनके बारे में जानता था, इसलिए वो ग्रेग से मिला, इसलिए उसे मार दिया गया। एमिली ने सूची को देखा।
उसका नाम अब नीचे के पास नहीं था, यह अब लाल रंग में घेरा हुआ था। मैक्स ने अपना सिर उसके घुटने पर टिका दिया। हम करीब आ रहे हैं लड़का, उसने फुसफुसाया। बहुत करीब। पूछताछ कक्ष की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। एमिली कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई, बाहें पार करके एक तरफा दर्पण के माध्यम से दालान को देख रही थी। मैक्स उसके बगल में असामान्य रूप से स्थिर बैठा था। हर बार जब कोई दरवाजे से गुजरता तो उसके कान फड़कते वो करीब आया। जिस आदमी को तुम लेकर आए हो उसकी हालत गंभीर है, लेकिन तुम्हें कुछ देखना चाहिए। डैनियल ने मेज पर एक फोल्डर रखा, अंदर तस्वीरें, निगरानी तस्वीरें। उनमें से एक ने एमिली को एकदम चौंका दिया। यह वह थी 2 रात पहले मैक्स को पार्क में घुमाते हुए। एक और ने उसे अपने अपार्टमेंट से निकलते हुए दिखाया। एक तीसरी रेनॉल्ड्स की कब्र पर खड़ी हुई। उसने धीरे से पूछा, ये किसने लिए? डैनियल ने अपना सिर हिलाया। हमें नहीं पता, इन्हें कल रात फ्रंट डेस्क के नीचे सरका दिया गया था। कोई नोट नहीं, कोई प्रिंट नहीं। उसने ऊपर देखा। यह निगरानी है, पेशेवर। कोई मेरा पीछा कर रहा है। डैनियल ने एक गहरी सांस ली। तुम अकेले नहीं हो। उसने एक और तस्वीर निकाली। कैप्टन मॉरिस, उसके वरिष्ठ, स्टेशन के बाहर एक काले रंग की एसयूवी में किसी से मिलते हुए। बाद में उस रात एमिली और मैक्स शहर की सड़कों से गुजरे। वो अपने अपार्टमेंट से दूर रही। बहुत स्पष्ट, उसे कहीं शांत जगह चाहिए थी जहां वो सोच सके। वे पुराने मरीना जिले में पहुंचे। परित्यक्त गोदाम, जंग लगी नावें, टूटी खिड़कियों से हवा का झोंका। एमिली ने एक खस्ताहाल मछली पकड़ने वाली झोपड़ी के पास गाड़ी खड़ी की। वो मैक्स की ओर मुड़ी। तुम अभी भी मेरे साथी के साथ हो। मैक्स ने एक बार उसका हाथ चाटा। झोपड़ी के अंदर उसने सब कुछ सामने रख दिया। फाइलें, हिट लिस्ट, निगरानी। उसने उन्हें मछली पकड़ने के कांटों के साथ पुरानी कॉक की दीवार पर पिन कर दिया। एक कदम पीछे हटकर जाल बनने का अध्ययन किया। हर तार एक जगह ले जाता था। विभाग। उसका फोन बज उठा। ब्लॉक किया हुआ नंबर। उसने गले में दर्द के साथ जवाब दिया। एक आवाज मैक्स उसके कानों के पास ऊंची दुम कड़क करके चला। कोहरे से एक आकृति उभरी, हुड पहने, हाथ कोट की जेबों में। एमिली ने अपनी टॉर्च उठाई। तुम कौन हो? वह आकृति करीब आ गई। जब मैंने सुना कि रेनॉल्ड्स मर गया है तो मुझे पता था कि तुम आओगे। आवाज, महिला, जवान। एमिली ने रोशनी थोड़ी कम की। तुम उसे जानते थे? महिला ने सिर हिलाया। वो किसी गहरी बात की जांच कर रहा था। एक आंतरिक नेटवर्क, पुलिस, राजनेता, पूर्व सैन्य। वे अपने आप को द सकल कहते थे। वो उन्हें उजागर करने के करीब था। फिर वो गायब हो गया। एमिली एक कदम और करीब आ गई। तुम आए क्यों नहीं गए? क्योंकि आए इसका हिस्सा है। एमिली जम गई। महिला ने एक फ्लैश ड्राइव पकड़ी। उसने जो कुछ भी पाया है वो इस पर है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। इससे पहले कि एमिली कुछ और पूछ पाती, महिला मुड़ी और कोहरे में गायब हो गई। यह मरीना झोपड़ी की मेज पर एक आधी जली हुई मोमबत्ती और नोटों के ढेर के बगल में रखा था, जिसे मैक्स ने किसी तरह क्रम में रखने में कामयाबी हासिल की थी। वो अब सो रहा था। थोड़ी उसके बूट पर टिकी हुई थी। उसकी सांसों की स्थिर लही एकमात्र आवाज थी। एमिली ने फ्लैश ड्राइव को अपने एनक्रिप्टेड लैपटॉप में डाला। पासवर्ड प्रॉम्प्ट, अप्रत्याशित नहीं। उसने रेनॉल्ड्स बैज नंबर आजमाया। पहुंच दी गई। वह पीछे झुकी। फोल्डर सामने आ गए। प्रोजेक्ट इको, सकिल लॉग्स, ऑपरेटिव सूची। उसकी नब्ज बढ़ गई। उसने सबसे पहले ऑपरेटिव सूची खोली। दर्जनों नाम। कुछ को उसने पहचान लिया, कुछ को वह नहीं पहचानती। कप्तान, सार्जेंट, न्यायाधीश, यहां तक कि एक सेनेटर भी। और प्रत्येक नाम के आगे एक स्थिति कॉलम। सक्रिय, समझौता किया गया, हटा दिया गया। उसने मुश्किल से निगला। मॉरिस सूची में था। संदेश जारी रहा। मैं बहुत करीब आ गया। सकिल सिर्फ असली नहीं है, ये हर चीज में है। कोर्ट, पुलिस, ठेकेदार। मेरे सबूत मिलने से पहले ही उन्होंने हमारे 3 लोगों को मार डाला। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, शायद एमिली को छोड़कर। अगर वो सुन रही है तो उसे बताएं कि मैक्स के 9 से बढ़कर है। उसे याद है, वो गंध को पहचानता है। उसने उन्हें देखा था। उसका पीछा करें। एमिली ने पॉज दबाया। मैक्स ने अपना सिर उठाकर हलचल मचाई। उसने उसकी ओर देखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने उन्हें देखा था। उसके कान खड़े हो गए। उसने प्रोजेक्ट इको खोला। एक नक्शा, गश्त से जीपीएस लॉग, समय, स्थान, ओवरलैपिंग रूट, हाइलाइटर पथ। एक बिल्डिंग का नाम बार बार दिखाई दे रहा था, रेडस्टोन लैब्स। एक पुरानी टेक रिसर्च फर्म जो सुरक्षा ठेकेदार बन गई। वही जगह 4 तारीख को पुराने स्क्रैपयार्ड में मुझसे मिलो। 1 घंटा। और कोई नहीं। उसने कारण नहीं बताया। बताने की जरूरत नहीं थी।
रेडस्टोन लैब्स औद्योगिक क्षेत्र से आगे थी। कांटेदार तार, निगरानी टावर, कैमरे। एमिली ने सड़क के उस पार एक छत से स्काउट करने के लिए टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया। गार्ड जोड़े में गश्त कर रहे थे, सैन्य ग्रेड की राइफलें, लेकिन मैक्स उत्तर पूर्व की ओर देखता रहा। कराहता हुआ उसने उसकी निगाह का अनुसरण किया। परिसर के पीछे एक जल निकासी नहर, उगाया हुआ, जंग लगा हुआ गेट, अनदेखा। उसने अपने टैबलेट पर उस स्थान को चिन्हित किया। वापस स्क्रैपयार्ड में डैनियल इंतजार कर रहा था। वो थका हुआ लग रहा था। उसने उसे फ्लैश ड्राइव सौंप दी। रेनॉल्ड्स ने हमारे लिए एक युद्ध मानचित्र छोड़ा। डैनियल ने धीमी सीटी बजाई। हम क्या करें, हम अंदर घुस जाते हैं। तुम पागल हो। एमिली रेडस्टोन के पीछे एक पुराना सर्विस दरवाजा, जंग लगा हुआ, आधा बोल्ट वाला। डैनियल्स ने ताला खोला। वे अंदर खिसक गए। भंडारण सुरंगें, बिजली से गुनगुनाते गलियारे। उन्होंने मैक्स का पीछा किया। हर मोड़ पर विश्वास था। निश्चित। वे एक निचले कक्ष में पहुंचे। एक रोशनी चमकी। तस्वीरों से भरी एक दीवार, नाम, नक्शे, रेनॉल्ड्स बोर्ड की तरह, लेकिन इससे भी बुरा। एमिली पास आए। एक फोटो ने उसे स्तब्ध कर दिया। वह फिर से, उसके चेहरे पर लाल एक्स बना हुआ। फिर उनके पीछे कदमों की आहट। डैनियल्स घूमा। 3 गार्ड, बंदूकें उठाई, हाथ ऊपर। मैक्स ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। एमिली ने अपने हाथ ऊपर किए, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। कैमरे के लिए मुस्कुराओ अनाम आवाजें टिप लाइनों में भर गईं। शकील अब अफवाह नहीं रही, लेकिन सच्चाई की अपनी कीमत थी। डैनियल को निलंबित कर दिया गया। एमिली को ऑफ ग्रिड जाना पड़ा। और मैक्स अब एक लक्ष्य था। वे सुरक्षित घर से सुरक्षित घर चले गए। परित्यक्त मोटेल, नाव गराज, पहाड़ियों में एक पुरानी बेकरी। मैक्स ने समायोजित किया, कभी शिकायत नहीं की, लेकिन हर रात जब एमिली टिमटिमाते समाचार फीड को देखती तो वो उसकी आंखों में वजन देखती। उसे रेनॉल्ड्स की याद आती थी। उन दोनों को याद आती थी। एक रात 10 तक, 3 टैप, एक विराम, 2 और। डैनियल का कोड। एमिली ने दरवाजा खोला। वो रूखा लग रहा था, बिना दाढ़ी, उसके कंधे के चारों ओर एक गोफन। उन्होंने मुझे आए के बाहर पकड़ने की कोशिश की, उसने बुदबुदाया। मुश्किल से भाग पाया। मैक्स ने कम गुर्राहट की, लेकिन अपनी पूंछ हिलाई। डैनियल ने अपने कोट में हाथ डाला। एक पुराना पशु चिकित्सालय केंद्र, दंगों के बाद बंद कर दिया गया। अब माना जाता है कि यह खाली है। जब उसने इसका जिक्र किया तो मैक्स रो पड़ी। वो उसके बगल में बैठ गई। तुम वहां जा चुके हो? उसकी पूंछ सिकुड़ी हुई थी, आंखें नीचे झुकी हुई थीं। एमिली ने डैनियल की ओर एक नजर डाली। वहां उसके साथ क्या हुआ था? डैनियल ने सांस छोड़ी। आपको वो कहानी याद है कि 9 इकाई का परीक्षण समूह अफवाहों के लिए उनका उपयोग किया गया था? एमिली ने सिर हिलाया। दिमाग की कंडीशनिंग, व्यवहार को फिर से लिखना। मैक्स का शरीर तनावग्रस्त हो गया। वो उनमें से एक था, डैनियल ने कहा। एमिली को बीमार महसूस हुआ। मैक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी आदेशों का पालन किया। क्या वे उसके थे या उन्हें लगाया गया था? हमें ये जानने की जरूरत है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया, उसने कहा। हमें वापस जाने की जरूरत है। अगली सुबह एमिली पशु चिकित्सालय केंद्र के बाहर जंगल के किनारे पर खड़ी थी। डैनियल वो चहलकदमी करता रहा। एक बार भौंका, फिर आगे चला गया। एमिली उसके पीछे पीछे आए। वे एक तरफ की दरार से रेंगते हुए अंदर घुसे। अंदर रात से भी ज्यादा अंधेरा था। टूटी हुई परीक्षा टेबल, फाइलिंग कैबिनेट पलट गई और एक आवाज धातु खरोचने की। डैनियल बाईं ओर चले गए। एमिली केंद्र में रही। मैक्स तेजी से आगे बढ़ा। वे एक कमरे में पहुंचे जिस पर लिखा था कि नॉन न्यूरल परीक्षण प्रतिबंधित। एमिली की सांस अटक गई। अंदर के पिंजरे, डेस्क, इलेक्ट्रोड अभी भी लटक रहे थे और एक फाइल दराज। उसने इसे खोला। विषय X17। मैक्स उसके हाथों में फोल्डर हिल रहा था। निगरानी चित्र, मस्तिष्क स्कैन, परीक्षण प्रोटोकॉल, आदेश। मैक्स को अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। और एक अजीब नोट, विषय कंडीशनिंग से परे स्मृति को बरकरार रखता है। संभावित विसंगति। डैनियल बाहर जैसे ही सूरज पेड़ों की चोटी पर चढ़ा, उसने मैक्स का चेहरा पकड़ लिया। तुम एक हथियार नहीं हो, तुम मेरे साथी हो। उसने उसका हाथ चाटा। डैनियल ने अपना फोन चेक किया। आज सुबह 3 नए नाम समाचार में आए, जिन्हें हमने ऑपरेटिव लिस्ट में देखा था। एमिली ने सिर हिलाया। फिर यह काम कर रहा है। उन्होंने सुलगती हुई इमारत की ओर देखा। अतीत अब मैक्स को चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन जिन लोगों ने इसे बनाया था वे अभी भी वहां थे और मैक्स उन्हें लेने आ रहा था। पशु चिकित्सक केंद्र को जलाने के बाद की सुबह एमिली को एक ब्लॉक किए गए नंबर से कॉल आया।
उसने इसे 2 बार बजने दिया। मैक्स उसके पैरों पर चौकन्ना होकर बैठ गया। डैनियल ने उसकी गोद में विंडो शॉटगन देखा। एमिली ने जवाब दिया, ये कौन है? एक आदमी की आवाज धीमी और बेदम थी। आप शकल को समाप्त करना चाहते हैं? मेरे पास कुछ है। उन्होंने पूरा दिन तैयारी में बिताया। मैक्स का गियर साफ किया गया और हॉर्नेस कड़ा किया गया। एमिली ने अपनी साइडाम में एक नई मैगजीन भरी। डैनियल्स ने पुल के पास एक ट्रैकर ड्रोन लगाया। आधी रात जल्दी आ गई। वे नहर के उस पार एक चोरी की वैन में इंतजार कर रहे थे। बारिश ने विंडशील्ड पर टैप किया। पुल खाली था। मैक्स के कान फड़फड़ाए। हलचल। एक आकृति छाया से बाहर निकली। हुड पहना हुआ, थोड़ा लंगड़ाता हुआ। एमिली धीरे से पास आए, हथियार नीचे। तुमने पुकारा। आदमी ने अपना सिर उठाया। 40 के अंत में निशान। आंखें हर जगह घूम रही थीं। तुम एमिली रॉस हो? उसने सिर हिलाया। उसने मैक्स की तरफ देखा। वो वही है जो रेडस्टोन से बच गया था। एमिली की चुप्पी पुष्टि थी। आदमी ने अपना सिर हिलाया। वे उससे डरते थे। उनके संघीय संबंध है, पुरानी खुफिया जड़ें। वे दिन के उजाले में आने से पहले लीक को खत्म कर देते हैं। एमिली ने फ्लैश कार्ड लिया। अब मदद क्यों? क्योंकि सूची में मेरा नाम है, निष्कासन के लिए चिन्हित, और मैं बाहर जाना चाहता हूं। मैक्स ने फिर गुर्राहट की। डैनियल्स अकड़ गए। हम पर नजर रखी जा रही थी। नहर के दूसरी ओर से 2 काली एसयूवी आकर रुकी। एमिली चिल्लाए, भागो। गोलियों की बौछार हो गई। मैक्स आगे बढ़ गया। एमिली ने मुखबिर को पीछे खींचते हुए कवर राउंड फायर किए। डैनियल्स की लीड एसयूवी का एक टायर फट गया। दूसरा फिसलकर तटबंध से जा टकराया। मैक्स ने लड़ाई में छलांग लगा दी और एक हमलावर को क्रूर तरीके से मार गिराया। बाकी अंधेरे में भाग गए। एमिली ने मुखबिर को सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। डैनियल्स अंत में लंगड़ाते हुए अंदर आए। सांस फूल रही थी, खून बह रहा था, लेकिन जिंदा थे। वे बच निकले, मुश्किल से। वापस ठिकाने पर मौन समाप्ति के लिए कार्यक्रम, जिसमें डैनियल के लिए एक सेट भी शामिल है। एमिली ने अपने दांत पीस लिए। हमें इसी की जरूरत थी। डैनियल पीछे झुक गया। इसी के लिए वे जान देंगे। एमिली मैक्स की ओर मुड़ी। तुम फिर से शिकार पर जाने के लिए तैयार हो? उसने एक बार भौंका। तीखा, निश्चित। फिर हम उनसे लड़ाई करते हैं। अब कोई छाया नहीं। अगली सुबह सेफ हाउस तनावपूर्ण ऊर्जा से गुलजार हो गया। एमिली ने डिक्रिप्ट की गई फाइलें मेज पर फैला दी, हर नाम, पता और टाइम स्टैम्प। डैनियल पट्टी बांधे लेकिन ध्यान केंद्रित करके लंगड़ाते हुए अंदर आया। मैक्स दरवाजे के पास सीधा बैठा रहा और उसकी हर हरकत पर नजर बनी रही। हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, एमिली ने कहा। यह जानकारी लंबे समय तक गुप्त नहीं रहेगी। डैनियल ने स्क्रीन पर एक नाम की ओर इशारा किया। केसलर, उत्तरी परिधि पर आग की प्रतिक्रिया। जैसे ही गार्ड एमिली डैनियल की जांच करने के लिए दौड़े और मैक्स बाड़ के दक्षिणी गैप से फिसलकर अंदर आ गए। घर में सन्नाटा था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। मैक्स ने हवा को सूंघते हुए धीमी आवाज में गुर्राहट की। डैनियल फुसफुसाए कि कुछ गड़बड़ है। वे रसोई से अंदर दाखिल हुए, जल्दबाजी में निकलने के संकेत। कॉफी का कप अभी भी गर्म था। एमिली ने लिविंग रूम की सफाई की। कुछ नहीं, बेडरूम खाली। बेसमेंट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। मैक्स ने एक बार भौंका, तेज। एमिली ने इसे लात मारकर खोला। केसलर वहां था, एक कुर्सी से बंधा हुआ, चोटिल। आंखें आतंक से चौड़ी हो गई थीं। डैनियल आगे बढ़े। ये किसने किया? केसलर ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम बहुत देर कर दी हो। वे जानते हैं। वे सब कुछ जला रहे सभी संपत्तियों को चिन्हित किया गया। चरण 0 शुरू करें। जला हुआ सन्नाटा मिटा दें। एमिली का खून ठंडा हो गया। वो शकील के अस्तित्व को मिटा रहा है। हमारे पास दिन है, शायद घंटे। मैक्स जोर से और आग्रहपूर्वक गुर्राया। कोई और आ रहा था। एमिली ने पीछे के दालान को साफ किया। सामरिक गियर में एक व्यक्ति। उसने 2 बार गोली चलाई। केंद्र द्रव्यमान। आदमी गिर गया, मुखौटा टूट गया। एक जाना पहचाना चेहरा, रेनॉल्ड्स के अंतिम संस्कार के पुलिसकर्मियों में से एक। केसलर ने हौंफते हुए कहा, उन्होंने सभी को एम्बेड कर दिया है, यहां तक कि आपके प्रीसिंक्ट को भी। डैनियल ने एमिली को देखा। छिपने के लिए जगह खत्म हो रही थी। एमिली खड़ी थी, उसकी आवाज में ठंडी आग थी। फिर हम छिपना बंद कर देते हैं। वो मैक्स की ओर मुड़ी। उन्हें बाहर निकालने का समय। मैक्स उसके बगल में खड़ा था और उसकी तेज निगाहें कमरे को उसी परिचित और स्थिर फोकस के साथ स्कैन कर रही थीं। वह भी इसे महसूस कर सकता था। कमरा उनके चारों ओर बंद हो रहा था, जैसे कि कुछ टूटने वाला था। एमिली अपनी डेस्क पर बैठी फ्लैश ड्राइव को घूर रही थी। अभी भी यह सुनिश्चित नहीं थी कि उसमें क्या है। गुप्त नोट, धमकी, वे सब कुछ उससे कहीं अधिक भयावह चीज की ओर इशारा कर रहे थे, जिसकी उसने कल्पना की थी।
लेकिन वो पीछे नहीं हट रही थी। अभी नहीं, जब वो इतनी करीब थी तब भी नहीं। उसने फ्लैश ड्राइव को अपने लैपटॉप में प्लग किया और फाइलों के लोड होने का इंतजार किया। स्क्रीन पर कई फोल्डर और दस्तावेज चमकने लगे, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डेटा की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ग्रेग ने खुद को किसमें उलझा लिया था? एक एक करके एमिली ने फाइलें खोलनी शुरू की। उसकी आंखें हर एक को तेजी से स्कैन कर रही थीं। उनमें से ज्यादातर पहले तो साधारण लग रही थी, कॉन्ट्रैक्ट केस फाइलें और रिपोर्ट, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वे सभी एक केंद्रीय नाम से जुड़ी हुई थीं। एमिली ने तुरंत एक नाम पहचाना, मैओक्स। उसका दिल धड़क उठा। अब कनेक्शन स्पष्ट था। मैओक्स सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस वाला नहीं था, वो इस सब के केंद्र में था। हर दस्तावेज, हर नोट, हर फाइल उसी की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन फोल्डरों में एक फाइल दबी हुई थी जिसने एमिली का ध्यान खींचा। उस पर बस एक लेबल लगा था, छिपा हुआ संदेश। उसने उस पर क्लिक किया। फाइल खुली और उसमें एक छोटा सा गुप्त पाठ दिखाई दिया। यह एक जर्नल एंट्री की तरह लग रहा था, जो जल्दबाजी में लगभग अपठनीय लिपि में लिखी गई थी। सच्चाई सतह के नीचे उन जगहों पर है जहां कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है। आप पर निशान लगा है। युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैओक्स सब कुछ जानता है। वो कठपुतली का मास्टर है। वो तार खींचता है। ये सिर्फ जैक के बारे में नहीं है, ये किसी बड़ी चीज के बारे में है। कुछ ऐसा जिसे हम में से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको जवाब चाहिए तो कुंजी ढूंढिए। उन जगहों पर देखिए जहां वे नहीं चाहते कि आप जाएं। एमिली को पेट में ऐंठन महसूस हुई। शब्दों ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वो गहराई से जानती थी कि यह अब सिर्फ जैक के बारे में नहीं था। ये किसी एक भ्रष्ट पुलिस वाले या गुम हुई फाइल के बारे में नहीं था। ये बड़ा था, बहुत बड़ा। और मैओक्स सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो पर्दे के पीछे से सब कुछ संचालित कर रहा था। वो वही था जिसने शुरू से ही सब कुछ संभाल रखा था। मैक्स ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। एमिली उसकी ओर मुड़ी और उसने उसकी आंखों में चेतावनी देखी। वे अकेले नहीं थे, वो अकेली नहीं थी, कोई देख रहा था। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ चाबियों की हल्की टैपिंग थी। जब एमिली अपने लैपटॉप पर कोड का आखिरी भाग टाइप कर रही थी, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ रहा था, लेकिन उसका वजन उसे कुचल रहा था। मैक्स उसके बगल में बैठा था, उसकी तीखी आंखें उसे कभी नहीं छोड़ रही थीं। वो उसकी चिंता, बेचैनी को महसूस कर सकती थी। कुछ होने वाला था जिसके लिए उन्होंने तैयारी नहीं की थी। उसने एंटर दबाया। स्क्रीन पर एक नया दस्तावेज प्रदर्शित होने से पहले चमक उठी, जिसका शीर्षक सरल लेकिन डरावना था, सूची। एमिली स्क्रीन को घूर रही थी, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। यही वो क्षण था, वो जिस पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन सूची वह नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। ये संदिग्धों की सूची नहीं थी, ये गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की सूची नहीं थी, यह नामों की सूची थी और सबसे ऊपर मैओक्स का नाम था। लेकिन यही वो बात नहीं थी जिसने एमिली के खून को ठंडा कर दिया। यह उसके नीचे लिखे नामों की वजह से था। हर एक नाम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जिसे वह जानती थी। उसके विभाग का कोई व्यक्ति। जिन लोगों के साथ उसने काम किया था उन पर वह भरोसा करती थी, यहां तक कि उन्हें दोस्त भी कहती थी। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। ये कितना गहरा था, मैओक्स का प्रभाव कहां तक फैला था। जब वह सूची को नीचे स्क्रॉल करती तो उसका दिमाग तेजी से चलने लगता। अधिकारी, जासूस, यहां तक कि कुछ उच्च पदों पर भी, वे सभी समझौता कर चुके थे। यह अब सिर्फ एक बदमाश पुलिस वाला नहीं था, यह एक पूर्ण पैमाने पर ऑपरेशन था जिसने कानून प्रवर्तन के मूल में घुसपैठ की थी। एमिली के पेट में मरोड़ उठने लगी जब उसने अगला नाम देखा। ये ग्रेग था। वो सिर्फ एक मुखबिर नहीं था, वो इस खेल का एक हिस्सा था, एक बहुत बड़े खेल का मोहरा। मैक्स ने फिर से गुर्राहट की, उसके कान पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसकी सहज बोध सही थी। एमिली धीरे से खड़ी हुई, उसका हाथ उसकी कमर पर बंधी हुई पिस्तौल पर टिका हुआ था। उसने सोचा कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अभी नहीं, तब नहीं जब सच्चाई आखिरकार उसके हाथ में थी। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। ग्रेग की आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। वे जानते हैं कि उसने फुसफुसाया। एमिली की आंखें ग्रेग पर चिपकी हुई थीं, उसका पीला चेहरा सतह के ठीक नीचे बुदबुदाते डर को प्रकट कर रहा था। वो उसकी हरकतों में झिझक देख सकती थी, जिस तरह से वो इधर उधर देखता रहता था, मानो भागने की तलाश में हो। वह जानता है। वो हवा में एक शांत तनाव महसूस कर सकती थी, जो अनकहे शब्दों से भरा हुआ था।
हर सेकंड एक धीमी उल्टी गिनती की तरह लग रहा था, हर एक पिछले से ज्यादा तीव्र। मैक्स उसके बगल में सख्ती से खड़ा था, उसका शरीर कार्रवाई के लिए तैयार था। उसके पास एमिली जैसी ही सहज प्रवृत्ति थी, उसे लग रहा था कि यह पल सब कुछ बदल सकता है। उसकी धीमी गड़गड़ाहट हवा में गूंजी और सन्नाटा टूट गया। ग्रेग ने आखिरकार कांपती हुई आवाज में बात की। वे एमिली को जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता चल गया है। एमिली की नजरें उससे कभी नहीं हटी। तुम्हारा क्या मतलब है? वे जानते हैं, उसने अपनी आवाज में नियंत्रित शांति से पूछा। उसकी उंगलियां फिर से उसकी बाजू पर छू गईं, बस मामले को संभालने के लिए। ग्रेग ने अपने आप को संभालने की कोशिश में जोर से निगल लिया। मैक्स, उसकी नजर हर जगह है। अब तुम अकेले नहीं हो जो जवाब ढूंढ रहे हो। मैक्स की गुर्राहट ने उसकी मांसपेशियों को और भी तना दिया, लेकिन एमिली ने कुछ देर के लिए इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे जवाब चाहिए थे और उसे अभी चाहिए थे। मैक्स के बारे में तुम क्या जानते हो? एमिली ने पूछा। वो पहले ही बिंदुओं को जोड़ चुकी थी। मैक्स इस पूरी गड़बड़ी के केंद्र में था, लेकिन उसे ये जानने की जरूरत थी कि उसका जाल कितनी दूर तक फैल चुका है। ग्रेग झिझका और उसकी आंखें दरवाजे, खिड़कियों, कहीं और नहीं बल्कि उसके चेहरे की ओर घूम गईं। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। वे हमें देख रहे हैं, हम सभी को। उसके शब्द फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे मुकाबला कर रहे हो। मैक्स तो बस हिमशैल का सिरा है। मुझे लगा कि मैं इसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं गलत था। मैक्स कोई बुरा पुलिस वाला नहीं है। वो किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है जो सालों से चली आ रही है। और अब तुम भी निशाना बन गई हो। एमिली की धड़कनें तेज हो गई। यह अब सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं रह गया था। यह एक साजिश थी, एक गहरी जड़ें जमाए हुए एक अंधेरी व्यवस्था जिससे लड़ने का उसे कोई अंदाजा नहीं था। मैक्स ने एमिली को उसके विचारों से बाहर निकालते हुए तेजी से चिल्लाया। कमरे में यह आवाज एक चेतावनी की तरह गूंज उठी। ग्रेग ने फिर से दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। वो पीछे हट गया, लेकिन एमिली का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने पूछा, ग्रेग तुम कहां जा रहे हो? ग्रेग का हाथ कांप रहा था क्योंकि वो दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा था। मुझे माफ करना एमिली, लेकिन मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर वो चला गया और दालान की छाया में गायब हो गया और एमिली को वहीं छोड़ गया। उसके शब्दों का वजन हवा में भारी पड़ रहा था। मैक्स उसके पास गया और उसकी स्थिर उपस्थिति ने उसे स्थिर कर दिया। वो उन दोनों के बीच होने वाले खतरे को भांप सकता था। और अब एमिली को पहले से कहीं ज्यादा एहसास हो गया था कि अब दांव बढ़ गया है। उसे मैक्स को ढूंढने की जरूरत थी। उसे हर चीज को उजागर करने की जरूरत थी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और वो यह अकेले नहीं कर सकती थी। एमिली कमरे के सन्नाटे में खड़ी थी, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। स्थिति की तात्कालिकता ने उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया, लेकिन ग्रेग के शब्दों के वजन ने उसे अपनी जगह पर रोके रखा। उसका क्या मतलब था? मैक्स और जिस नेटवर्क के बारे में उसने बात की थी, उसमें क्या था? उसने अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी, क्योंकि उसने वह नंबर डायल किया था जिसे वो इतने लंबे समय से टाल रही थी। अधिकारी डैनियल। डैनियल उन कुछ अधिकारियों में से एक थे जिन पर उसे अभी भी भरोसा था, लेकिन उस भरोसे की भी अपनी सीमाएं थीं। वो एक अच्छा पुलिस वाला था, लेकिन वो ऐसे विभाग में काम करता था जहां वफादारी का मतलब कभी कभी आंखें मूंद लेना होता था। फिर भी वो उन कुछ लोगों में से एक था जिनके पास जवाब हो सकते थे। डैनियल के फोन उठाने से पहले 2 बार फोन बजा। डैनियल की कर्कश आवाज स्पीकर से गूंज उठी। उसने अपनी आवाज को दृढ़ रखते हुए कहा, यह एमिली है। मुझे जानकारी चाहिए, अभी। दूसरी तरफ एक विराम था और वो लगभग सुन सकती थी कि वो अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। अंत में उसने जवाब दिया, मुझे मैक्स के बारे में सब कुछ जानने के लिए किस तरह की जानकारी चाहिए। और मेरा मतलब है सब कुछ। वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है और मुझे लगता है कि वो किसी ऐसी चीज में शामिल है जो सिर्फ गंदे पुलिस वालों से कहीं आगे जाती है। डैनियल ने गहरी सांस ली। क्या तुम सच में इस रास्ते पर जाना चाहती हो? एमिली, मैं तुम्हें महीनों से कह रहा हूं कि पीछे हट जाओ। यह आदमी खतरनाक है। तुम सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ नहीं हो, तुम एक सिस्टम के खिलाफ हो। लोगों का एक पूरा नेटवर्क जो सालों से अपने कामों को छुपा रहा है। मैं पहले से ही इसमें हूं डैनियल, उसने अपनी हताशा को साफ शब्दों में व्यक्त किया। और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर एक लंबी खामोशी छा गई। फिर डैनियल ने फिर से अपनी आवाज धीमी करके कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सही दिशा दिखा सकता हूं। एक आदमी है जिसे सिर्फ और #39 द ब्रोकर और #39 के नाम से जाना जाता है।
वो वही है जो मैक्स के लिए चीजें व्यवस्थित करता है, नौकरियों का सौदा करता है। तुम नाम बताओ। अगर तुम जानना चाहती हो कि मैक्स असल में क्या कर रहा है तो तुम्हें ब्रोकर को ढूंढना होगा। एमिली का पेट मुड़ गया। मैं उसे कैसे ढूंढूं? डैनियल की आवाज और भी धीमी हो गई। यही मुश्किल हिस्सा है। उसकी कोई असली पहचान नहीं है, लेकिन मैंने फुसफुसाहट सुनी है। वो शहर के बाहरी इलाके में और #39 द पिट और #39 नामक एक छोटी सी जगह पर अक्सर जाता है। तुम्हें वहां कोई मिल सकता है जो तुम्हें उसका पता बता सके। लेकिन सावधान एमिली, मैक्स के साथ काम करने वाले लोग, वे यूं ही गायब नहीं हो जाते। वे सुनिश्चित करते हैं कि आप गायब हो जाएं। एमिली का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। मैं सावधान रहूंगी। उसने बिना कोई दूसरा शब्द कहे फोन काट दिया। उसका दिमाग पहले से ही जोखिमों की गणना कर रहा था। उसने अपना कोट पकड़ा, अपनी बंदूक को उसके होल्स्टर में बांधा और मैक्स की ओर मुड़ी। चलो, मैक्स ने धीमी आवाज में कराहते हुए कहा, जैसे कि उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसके बगल में उसकी उपस्थिति सिर्फ सांत्वना देने से कहीं ज्यादा हो गई थी। यह एक अनुस्मारक था कि वो अकेले अंधेरे में नहीं चल रही थी। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली और ठंडी रात की हवा में एमिली ने जो कुछ भी बताया था उसका वजन महसूस कर सकती थी। एक रहस्यमयी व्यक्ति, एक भूमिगत नेटवर्क, ये सब उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन वो अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने जो कुछ भी उजागर किया था उसके बाद नहीं, और निश्चित रूप से ग्रेग की चेतावनी के बाद नहीं। वो अपने अंतर्मन में महसूस कर सकती थी कि मैक्स का साम्राज्य ढहने वाला था। लेकिन पहले उसे ब्रोकर को ढूंढना था। कार में हवा तनाव से भरी हुई थी। एमिली के स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर सफेद हो गए जब वो सुनसान सड़कों से गुजर रही थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मैक्स चुपचाप उसके बगल में बैठा था। उसकी आंखें बाहर के अंधेरे को देख रही थीं। वह भी खतरे को उतना ही महसूस कर सकता था जितना वो कर सकती थी। द पिट बार के नाम ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। एक ऐसी जगह जो उन लोगों के लिए थी जो नहीं चाहते थे कि उन्हें पकड़ा जाए। एक ऐसी जगह जहां रहस्यों का आदान प्रदान किया जाता था और सौदे छाया में किए जाते थे। यह आखिरी जगह थी जहां एमिली जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वो जीर्ण शीर्ण पार्किंग स्थल में पहुंची, उसे दूर से टिमटिमाती हुई नियॉन लाइट की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। द पिट बाहर का साइनबोर्ड मुश्किल से दिखाई दे रहा था। गंदगी और जंग से ढका हुआ था, जैसे कि उसे भी छाया में छोड़ दिया गया हो। एमिली ने कार पार्क की और उसकी आंखें प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी। ये जगह टूटी हुई खिड़कियों वाली एक छोटी सी गंदी इमारत जैसी नहीं लग रही थी, और एक दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे सालों से रंगा न गया हो। लेकिन वो जानती थी कि किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। मैक्स ने अपनी सांसों में धीमी आवाज में गुर्राहट की। उसका शरीर तनाव में था। एमिली ने कमरबंद में लगी बंदूक को उठाया। ठंडी धातु उसे खतरे की याद दिला रही थी। उसने कार का दरवाजा धीरे से खोला और रात की हवा में कदम रखने से पहले एक आखिरी नजर डाली। मैक्स ने फटी हुई फुटपाथ पर अपने पंजों की रोशनी को करीब से देखा। जिस क्षण वे द पिट के अंदर गए, शोर ने उन्हें लहर की तरह मारा। बासी बियर, सिगरेट के धुएं और पसीने की गंध हवा में भर गई। मंद रोशनी कमरे के अंधेरे कोनों को रोशन करने में बहुत कम मदद कर रही थी, जहां ग्राहक अपने पे पर झुके हुए थे और धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां रहस्य कांच की खनक और पैरों की सरसराहट में दफन थे। एमिली की आंखें कमरे को छान रही थीं, ताकि ब्रोकर के किसी भी संकेत की तलाश कर सकें। लेकिन बार में ऐसे लोग भरे हुए थे जो छाया में घुलमिल गए थे। उनके चेहरे हुड से छिपे हुए थे। उनकी हरकतें सोची समझी और सतर्क थीं। मैक्स उसके बगल में स्थिर रहा। उसका शरीर हवा में बेचैनी को महसूस कर रहा था। वह यथासंभव शांत दिखने की कोशिश करते हुए बार की ओर बढ़ी, हालांकि उसके अंदर की हर वृत्ति वहां से जाने के लिए चिल्ला रही थी। बारटेंडर एक ऐसा आदमी था जिसका चेहरा जर्जर था और उसके गाल पर एक निशान था। जब वह पास आए तो उसने ऊपर भी नहीं देखा। वो एक गिलास साफ कर रहा था। उसकी आंखें हाथ में मौजूद काम पर केंद्रित थीं। एमिली आगे झुकी। उसकी आवाज नर्म लेकिन आज्ञाकारी थी। मैं किसी को ढूंढ रही हूं, उसने कहा। बारटेंडर ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उसने अपनी नजरें मैक्स पर झिलमिलाते हुए कुछ पल के लिए रोक ली, इससे पहले कि वह वापस उसकी ओर देखे। तुम किसे ढूंढ रही हो, उसने पूछा। उसका स्वर सपाट था। मुझे ब्रोकर से बात करनी है, एमिली ने कहा। उसके दिल की धड़कन के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। बारटेंडर के हाव भाव नहीं बदले, लेकिन उसकी उंगलियां उस गिलास के चारों ओर कस गईं जिसे वह साफ कर रहा था। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रही हो, उसने लापरवाही से कहा।
जैसे कि नाम का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। एमिली ने इसे नहीं माना। उसने इस तरह का व्यवहार काफी देखा था, लेकिन इसके बजाय वो और करीब झुक गया। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। तुम एक खतरनाक खेल खेल रहे हो, उसने अपनी आंखें घबराहट से बार के पीछे की ओर घुमाते हुए बुदबुदाया। तुम ब्रोकर चाहते हो पिछले दरवाजे की ओर जाओ, लेकिन सावधान रहो, वहां हर जगह आंखें हैं। एमिली का पेट मरोड़ उठा। यह वही था, वो क्षण जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसने तेजी से सिर हिलाया। उसकी बंदूक पर उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। जब वो जाने के लिए मुड़ी तो उसने कमरे में हर आंख का वजन अपने ऊपर महसूस किया। पिट सिर्फ एक बार नहीं था, यह वाइपर का घोंसला था और वो अभी अभी उनके मांद में कदम रखा था। मैक्स पहले से ही उसके बगल में था। उसका शरीर आगे जो भी हो सकता था उसके लिए तैयार था। वो पिछले दरवाजे तक पहुंची। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा खुला। एमिली के जूतों के नीचे सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जब वो दीवारों पर धुंधली रोशनी में लंबी डरावनी परछाइयां डालते हुए ऊपर चढ़ रही थी। मैक्स उसके बगल में टहल रहा था। उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनाव में थी और वो किसी भी क्षण प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार थी। ऊपर का गलियारा सनकरा था और हवा बासी लग रही थी, जैसे कि वो सालों से अछूती रही हो। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचने पर गलियारा दो दिशाओं में बंट गया। एक दिशा मोटे धातु के दरवाजे की ओर जाती थी, जो अपने आसपास के लिए बहुत सुरक्षित लग रहा था, और दूसरी दिशा एक छोटे से दफ्तर की ओर जाती थी, जिसकी खिड़की इतनी अंधेरी थी कि उसमें से देखना मुश्किल था। मैक्स के कान खड़े हो गए। उसे कुछ सुनाई दे रहा था। फीके कदमों की आवाज। एक दरवाजा खुल रहा था। एमिली की नब्ज तेज हो गई। उसे नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे उसका सामना किससे या किस चीज से होगा, लेकिन एक बात तो तय थी कि उसे पता चलने ही वाला था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। उसका हाथ उसकी बाजू पर था और वो खुद को आने वाली चीजों के लिए तैयार कर रही थी। मैक्स उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी मौजूदगी एक ढाल की तरह ठोस थी। उसने 2 बार दस्तक दी। अंदर से एक दबी हुई आवाज बोली, अंदर आओ। उसका दिल धड़क उठा। बस यही था, दलाल। उसने ध्यान से दरवाजा खोला और अपनी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थी। यह एक छोटी सी बंजर जगह थी, जिसमें कोने में लटके हुए एक लैंप से ही रोशनी आ रही थी। फर्नीचर बिखरा हुआ था। एक घिसी हुई मेज, कुछ बिखरे हुए कागज और एक कुर्सी जिस पर एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके बैठा था। उसका चेहरा छाया हुआ था और उसकी पीठ उसकी तरफ थी। एमिली ने अपनी आवाज में तीखी आवाज में कदम रखा। मैं दलाल की तलाश कर रही हूँ। वो आदमी बहुत देर तक नहीं हिला। फिर धीरे धीरे वो कुर्सी पर पलटा और अपना चेहरा दिखाया। उसकी आंखें ठंडी और गणनापूर्ण थीं, लेकिन उनमें कुछ और भी था जिससे उसकी त्वचा सिहर उठी। मैं दलाल हूं, उसने सपाट लहजे में कहा। उसकी आवाज मखमल की तरह चिकनी थी। मुझे लगता है कि आप जानकारी के लिए आए हैं। मैक्स ने एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज निकाली जो दीवारों से गूंजती हुई लग रही थी। दलाल ने पीछे नहीं हटे। मैं यहाँ खेलने के लिए नहीं हूँ, एमिली ने अपनी आवाज में बर्फीली आवाज में कहा। मुझे मैक्स और उसके नेटवर्क के बारे में सब कुछ जानना है। वो किसके साथ काम कर रहा है और क्यों? दलाल ने अपना सिर झुकाकर उसे एक अस्थिर शांति के साथ देखा। तुम्हें सच में पता नहीं है कि तुम क्या पूछ रहे हो, है ना? वो हल्के से हंसा, मानो उसकी नादानी में उसे मनोरंजन मिल रहा हो। मुझे इतना पता है कि मैक्स कुछ गंदे पुलिस वालों से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है। लोगों की जान दांव पर लगी है। ब्रोकर के चेहरे पर भाव बदल गए और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एमिली, मैक्स यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो बस एक और मोहरा है। खेल जितना तुम समझती हो उससे कहीं ज्यादा जटिल है। जैसे ही वो आगे झुका, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें उसकी आंखों में समा गईं। लेकिन अब तुम बहुत गहरे में हो और इसीलिए तुम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। एमिली की बंदूक पर पकड़ मजबूत हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? ब्रोकर मुस्कुराया, हालांकि उसकी आंखें उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तुम उन जगहों पर खुदाई कर रहे हो जहां तुम्हें गलत सवाल नहीं पूछने चाहिए। और तुम्हारे जैसे लोग, जो लोग बहुत गहरे में खुदाई करते हैं, वे गायब हो जाते हैं। मैक्स की गुर्राहट तेज हो गई। मैं कह रहा हूं कि तुम बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हें जवाब चाहिए, ठीक है, लेकिन सच मुफ्त में नहीं मिलता। यदि तुम मैक्स को नीचे लाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ जानकारी से ज्यादा की जरूरत होगी। तुम्हें सहयोगियों की जरूरत होगी, असली सहयोगियों की, और मैं तुम्हें वो दे सकता हूं, एक कीमत पर। एमिली का दिमाग दौड़ गया। वो शैतान के साथ सौदा करने वाली नहीं थी, लेकिन उसे ये जानने की जरूरत थी कि मैक्स के नेटवर्क के पीछे कौन है। उसे बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत थी। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा, कीमत क्या है?
ब्रोकर के होठों पर मुस्कान आ गई। मैं चाहता हूं कि तुम मैक्स को एक संदेश दो, उसे बताओ कि मैं उसके लिए आ रहा हूं। एमिली की आंखें सिकुड़ गईं। और अगर मैं नहीं करता तो ब्रोकर की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तब तुम्हें वो उत्तर कभी नहीं मिलेंगे जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। और इससे भी बुरा। ब्रोकर ने अपनी आंखों में कुछ अंधेरे या भयावहता की चमक के साथ सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, अच्छा, लेकिन एमिली याद रखना, जब तुम परछाई में खेलते हो तो तुम भी उनमें से एक बन जाते हो। और एक बार जब तुम अंदर आ जाते हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये कहते हुए ब्रोकर ने अपना ध्यान वापस अपनी मेज पर लगाया और बिना कुछ कहे उसे विदा कर दिया। एमिली कुछ पल और खड़ी रही, उसका दिमाग घूम रहा था। ब्रोकर ने उसे पहेली का पहला टुकड़ा दे दिया था, लेकिन वो जानती थी कि और भी बहुत कुछ है। मैक्स के नेटवर्क की असली सीमा, तार खींचने वाले लोग, ये सब अभी भी एक रहस्य था। उसने मैक्स की ओर देखा जो अभी भी सतर्क होकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो आने वाली बात का भार महसूस कर सकती थी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में यह अभी शुरू ही हुई थी। बाहर की हवा उसकी अपेक्षा से ज्यादा ठंडी थी। एमिली ने गली में कदम रखा और ठंडक महसूस की। मैक्स उसके बगल में चला गया। उसका शरीर अभी भी तनावग्रस्त और सतर्क था। ब्रोकर के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, जैसे कोई भार उसे एक ऐसी दुनिया में खींच रहा हो जहां से वो बच नहीं सकती थी। उसने मैक्स को संदेश पहुंचाने के लिए सौदा किया था, लेकिन इस जानकारी की कीमत उसकी सुरक्षा, उसकी मानसिक स्थिति अभी भी अज्ञात थी। उसने इमारत की ओर देखा। उसकी अंधेरी खिड़कियां उसे ठंडी, बेजान आंखों से घूर रही थीं। गड्ढा एक जाल की तरह लग रहा था और अब वो उसमें फंस गई थी। उसकी जेब में उसका फोन बज रहा था, जिसने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर नाम चमकते हुए देखकर उसका दिल धड़क उठा। ये डैनियल था। एमिली, उसकी आवाज धीमी और जरूरी थी। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे फोन आ रहे हैं। लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे पिट में आने के बारे में। एमिली की नब्ज तेज हो गई। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि बात बाहर आ गई। ब्रोकर की नजर हर जगह थी, लेकिन डैनियल चिंतित लग रहा था, लगभग भयभीत। उसने तीखी आवाज में पूछा, क्या हो रहा है? वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं एमिली। मैक्स के लोग। वे जानते हैं कि तुम चीजों की तह तक जा रही हो। वे तुम्हें देख रहे हैं। और अब वे जानते हैं कि तुम ब्रोकर के पास चली गई हो। एमिली की सांस उसके गले में अटक गई। मुझे पहले से ही पता था कि वे मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। वे कुछ समय से इसकी योजना बना रहे हैं, डैनियल ने जारी रखा। उनके पास एक नेटवर्क है और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे आपको ढूंढ नहीं लेते। और जब वे ऐसा करेंगे। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मैं सावधान रहूंगा, एमिली ने उसे काटते हुए कहा। मैं उन्हें मुझे डराने नहीं दूंगा। तुम नहीं समझती हो, डैनियल ने विनती करते हुए जवाब दिया। यह अब केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। मैक्स इसमें उससे कहीं ज्यादा गहराई से शामिल है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो सिर्फ रिश्वत लेने वाला पुलिस वाला नहीं है। उसके शहर के हर विभाग में और उससे भी ऊंचे स्तर पर संबंध है। और अब वो तुम्हें अपनी निगाह में ले चुका है। एमिली ने अपना जबड़ा कस लिया। मैं मैक्स से निपट लूंगी। मैं उसके पीछे जा रही हूं। लाइन के दूसरी ओर एक लंबा विराम था और जब डैनियल ने फिर से बात की तो उसकी आवाज अफसोस से भारी थी। वो एक क्षण के लिए स्थिर खड़ी रही और उसके शब्दों के भार को अपने अंदर समा जाने दिया। वो जानती थी कि दांव बहुत ऊंचे थे, लेकिन डैनियल के डर को सुनकर, उसकी आवाज में अनिश्चितता सुनकर यह और भी वास्तविक लगने लगा। मैक्स ने धीरे से कराहते हुए कहा। उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिकी थी, मानो वो उसकी बेचैनी को महसूस कर रहा हो। एमिली ने अपना सिर हिलाया। उसका संकल्प सख्त हो गया। वो पीछे हटने वाली नहीं थी, अभी नहीं। वो अपनी एड़ी घुमाकर अपनी कार की ओर बढ़ी। उसे एक काम करना था, एक खतरनाक काम, लेकिन मैक्स को नीचे लाने और सच्चाई का पता लगाने का यह उसका एकमात्र मौका था। वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती थी। वो जो कुछ भी कर चुकी थी उसके बाद नहीं, संदेश पहुंचाना ही था। ब्रोकर के शब्द उसके कानों में गूंजे। मैक्स से कहो कि मैं उसके लिए आ रहा हूं। जैसे ही वो अपनी कार में चढ़ी, एमिली ने मैक्स की ओर देखा, लेकिन एमिली जानती थी कि वो सच्चाई के एक कदम करीब थी। मैक्स के शासन को समाप्त करने के एक कदम करीब, और ग्रेग का बदला लेने के एक कदम करीब। रात असामान्य रूप से शांत थी। एमिली मंद रोशनी वाली सड़कों से गुजर रही थी। गीली सड़क पर उसके टायरों की आवाज शहर की शांति में एकमात्र शोर थी। मैक्स उसके बगल में बैठा था। उसकी आंखें लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं।
हर बार जब कोई आवाज उसके पास पहुंचती तो उसके कान खड़े हो जाते, लेकिन अन्यथा वह शांत था, जैसे कि उसे पता हो कि क्या होने वाला है। एमिली के दिमाग में हलचल मच गई। उसने अभी अभी मैक्स को संदेश दिया था, वो आदमी जो भ्रष्टाचार के जाल के केंद्र में था, वो आदमी जिसने उसके साथी ग्रेग सहित कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो अपने अंदर यह महसूस कर सकती थी, आज की रात वो रात होगी जब सब कुछ बदल जाएगा। मैक्स उसके बगल वाली सीट पर शिफ्ट हो गया और एमिली की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो गई। वो खतरे को जानती थी, उसे डैनियल द्वारा उसके आसपास के सभी लोगों ने चेतावनी दी थी। मैक्स सिर्फ एक बदमाश पुलिस वाला नहीं था, वो एक बहुत बड़े आपराधिक नेटवर्क के पीछे का मास्टरमाइंड था। गोदाम, बैठक की जगह, उसे उसका सामना करना था, लेकिन जितना भी उसका मन तैयार था, उसका शरीर डर के खिंचाव को महसूस कर रहा था। उसने डर को किनारे कर दिया और आगे के काम पर ध्यान केंद्रित किया। मैक्स उसके साथ वैसे ही रहेगा जैसे वो हर चीज से गुजरा था। उसकी वफादारी अडिग थी, उसका साहस बेजोड़ था, और साथ मिलकर वे इस दुस्वप्न को खत्म करने जा रहे थे। तूफान से पहले की शांति, हर चीज के आने से ठीक पहले हमेशा सबसे शांत होती थी। उसे तैयार रहना था। जैसे ही वो पुराने गोदाम की ओर मुड़ी, इमारत का काला सिलहुट दूर से दिखाई देने लगा। यह मैक्स के छिपने के लिए एकदम सही जगह थी, एक परित्यक्त इमारत जिसे ज्यादातर लोग भूल गए थे, लेकिन मैक्स नहीं। उसने गोदाम से एक ब्लॉक दूर पार्क किया और मैक्स के साथ कार से बाहर निकली। वो महसूस कर सकती थी कि वो जो करने जा रही थी उसका वजन उसकी छाती पर दबाव डाल रहा था, लेकिन उसने उसे किनारे कर दिया। उसे एक काम पूरा करना था, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मैक्स ने अपने तनाव भरे शरीर को नीचे झुकाते हुए गुर्राया। एमिली को ये जानने के लिए उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं थी कि उसने कुछ महसूस किया है। कोई उनका इंतजार कर रहा था। एमिली और मैक्स के गोदाम के पास पहुंचने पर हवा में तनाव था। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम रात में गूंजते उनके कदमों की आवाज को और बढ़ा रहा था। सड़कें खाली थीं, ऐसा सन्नाटा जो बहुत तेज लग रहा था। पास की स्ट्रीट लाइट की हर टिमटिमाहट लंबी डरावनी परछाइयां बनाती थी और हर दूर की आवाज उसकी इंद्रियों को हाई अलर्ट पर ला देती थी। वो गोदाम के पीछे पहुंची। जंग लगा हुआ धातु का दरवाजा मुश्किल से अपने टिका पर लटका हुआ था। एमिली ने एक बार फिर चारों ओर नजर घुमाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर धीरे से दरवाजा खोला। टिका की चरमराहट से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गोदाम के अंदर छत से लटकी एक धुंधली रोशनी को छोड़कर अंधेरा छाया हुआ था। फर्श पर धूल जमी हुई थी, जो वर्षों की उपेक्षा का सबूत थी। लेकिन ये कमरे का खालीपन नहीं था जिसने उसे परेशान किया, ये देखने का एहसास था। मैक्स ने अपनी मांसपेशियों को तत्परता से कसते हुए कराहते हुए कहा। उसने सावधानी से कदम बढ़ाया, हवा को सूंघते हुए उसकी नाक हिल रही थी। पास रहो, एमिली ने अपनी आवाज को शांति में मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाते हुए कहा। मैक्स की प्रतिक्रिया एक नरम गुर्राहट थी, उसकी आंखें आगे की परछाइयों पर टिकी हुई थीं। एमिली को लगा कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। वे करीब थे, मैक्स यहां था, वो इसे महसूस कर सकती थी। जंग और फफूंद की गंध हवा में भर गई थी, लेकिन एमिली ने मुश्किल से इसे महसूस किया। उसका पूरा ध्यान आगे के काम पर था, उसका हाथ उसकी कमर पर बंधी बंदूक के पास टिका हुआ था। अचानक कदमों की आवाज से सन्नाटा टूट गया। कोई उनकी ओर आ रहा था। एमिली की सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि वो आकृति छाया से बाहर निकली। यह मैक्स था। वो लंबा और प्रभावशाली खड़ा था, उसके हाथ लापरवाही से उसके बगल में टिके हुए थे, उसका चेहरा ठंडा और अपठनीय था। तुम्हें इस एमिली से दूर रहना चाहिए था, उसने कहा, उसकी आवाज लगभग बहुत शांत थी। एमिली ने अपनी बंदूक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन उसने अभी तक इसे नहीं निकाला, जब तक उसे यकीन नहीं हो गया। मैं तुमसे नहीं डरता मैक्स, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी। मैं इसे खत्म करने के लिए यहां हूं। मैक्स ने मंद मंद हंसी उड़ाई, उसकी नजर उसके और मैक्स के बीच घूम रही थी। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम सिर्फ एक कुत्ते वाली औरत हो, और तुम अपनी गहराई से बाहर हो, मैक्स ने गुर्राते हुए कहा। उसका शरीर तनावग्रस्त था और एक पल की सूचना पर हमला करने के लिए तैयार था। एमिली ने अपनी आंखें मैक्स पर टिका रखी और किसी भी तरह की कमजोरी नहीं दिखाए। मैं सालों से भ्रष्टाचार से लड़ रही हूं, उसने अपनी आवाज में अडिगता से कहा। तुम पहेली का बस आखिरी टुकड़ा हो। मैक्स की मुस्कान एक सेकंड के लिए लड़खड़ाई, फिर वो संभल गया। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम नियंत्रण में हो, तुम्हें इसका आधा भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे मुकाबला कर रहे हो।
एमिली ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखें उसकी आंखों से कभी नहीं हटी। मैं यहां तुमसे लड़ने के लिए नहीं हूं मैक्स, मैं यहां तुम्हें रोकने के लिए हूं। एक पल के लिए मैक्स ने कुछ नहीं कहा। फिर एक तेज गति से उसने किसी को बुलाने का इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। अंधेरे से दो और आकृतियां उभरी। दोनों ने अपने हथियार निकाले हुए थे और सीधे एमिली पर निशाना साधे हुए थे। ऐसा लगता है कि तुम यहां अकेली नहीं हो, मैक्स ने मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम घिर गई हो। एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मैक्स को जीतने नहीं देने वाली थी। अभी नहीं, सब कुछ होने के बाद नहीं। मैक्स ने फिर से धीमी और खतरनाक आवाज में गुर्राहट की, क्योंकि वह एमिली के बगल में एक सुरक्षात्मक रुख में चला गया। गोदाम की हवा हर सेकंड खतरे से भरी हुई महसूस हो रही थी, जो अनंत काल की तरह फैल रही थी। एमिली की पकड़ उसकी बंदूक पर मजबूत हो गई। ठंडी धातु अब उसके हाथ में लंगर बन गई थी। ऐसा मत करो, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मैक्स ने हिचकिचाहट तक नहीं दिखाए। वो लगभग अलग थलग खड़ा रहा, जैसे कि यह उसके खेल का एक और हिस्सा था। तुम अपनी सीमा से बाहर हो एमिली, उसने अपनी आवाज में तिरस्कार से कहा। तुम्हें मेरे व्यवसाय से बाहर रहना चाहिए था। अब देखो तुम कहां हो। एमिली की सांस उथली फटने लगी। वो डर और दृढ़ संकल्प के बीच झूल रही थी। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वो पीछे नहीं हट रही। यह नजदीक नहीं था, लेकिन आवाज ने उसे उम्मीद की एक किरण महसूस कराई। मदद आ रही थी, लेकिन मैक्स परेशान नहीं था। उसने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का संकेत देते हुए हाथ उठाया। बिना किसी चेतावनी के उनमें से एक ने एमिली की ओर झपट्टा मारा। उसकी बंदूक ऊपर उठी, लेकिन मैक्स तेज था। कुत्ते ने उस आदमी के पैरों पर झपट्टा मारा और उसका संतुलन बिगाड़ दिया। आदमी लड़खड़ाते हुए अपनी बंदूक हवा में उछालता हुआ नीचे गिरा। एमिली ने संकोच नहीं किया। उसने गोली चलाई। गोली की आवाज गूंजी और दूसरा आदमी जमीन पर गिर गया। उसका हथियार दूर जा गिरा। मैक्स की आंखें एक सेकंड के अंश के लिए चौड़ी हो गईं। एमिली ने इसे देखा, आश्चर्य का क्षण, और वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन यह उसका क्षण था। मैक्स अब पहले आदमी पर था। उसके जबड़े उस आदमी की बाह पर जकड़े हुए थे और उसे जमीन पर गिराने के लिए मजबूर कर रहे थे। आदमी दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने अपने हाथ को पीछे हटाने की कोशिश की, जो उसकी बंदूक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैक्स ने हिम्मत नहीं हारी। एमिली ने आगे बढ़कर अपनी बंदूक सीधे मैक्स पर निशाना साधी। उसकी उंगली ट्रिगर पर टिकी हुई थी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। मैक्स अपने आसपास की अव्यवस्था के बावजूद निश्चल खड़ा रहा। वो चिंतित नहीं लग रहा था। वास्तव में वो लगभग खुश लग रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, है ना? उसने हमेशा की तरह शांत स्वर में कहा। लेकिन तुम बहुत देर कर चुके हो। जो आने वाला है उससे कोई बच नहीं सकता। चुप रहो, एमिली ने झल्लाहट से भरी आवाज में कहा। सब खत्म हो गया मैक्स, तुम हार गए हो। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, लेकिन मैक्स के जवाब देने से पहले ही सायरन की आवाज तेज हो गई। मदद अब करीब थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मैक्स ने एक कदम पीछे हटकर कमरे को स्कैन किया। एमिली उसकी निगाहों में गणना देख सकती थी कि वो किस तरह से अपना अगला कदम तय कर रहा था। वो कोई अपराधी नहीं था, वो हमेशा एक योजना बनाने वाला व्यक्ति था। लेकिन एमिली के पास कुछ ऐसा था जो उसके पास नहीं था, मैक्स और उसका अडिग संकल्प। मैक्स ने आखिरकार उस आदमी की बाह छोड़ दी और अपने हैंडलर को देखते हुए पीछे हट गया। फर्श पर पड़ा आदमी अपने घायल हाथ को पकड़कर कराह रहा था, लेकिन एमिली ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी आंखें मैक्स पर टिकी हुई थीं। एमिली ने अपनी स्थिर आवाज में पूछा, और क्वोट, तुम्हें लगता है कि अब तुम भाग सकते हो? और क्वोट, मैक्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ा रहा और उसे ठंडी, गणना करने वाली आंखों से देखता रहा। फिर अचानक से वो मुड़ा और बाहर निकलने की ओर भागा और छाया में गायब हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के एमिली उसके पीछे भागी। उसकी बंदूक ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी और उसके कानों में धड़कनें बढ़ने लगी। मैक्स, उसने आवाज लगाई और कुत्ता बिजली की गति से उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैक्स अपने पंजे जमीन पर पटकते हुए ढोल की ताल के साथ आगे बढ़ा। एमिली उसके ठीक पीछे थी। उसके कदमों की आवाज उसके सीने में धड़कते दिल की आवाज में दब गई। अब गोदाम उनके पीछे था और वे ठंडी रात की हवा में उस आदमी का पीछा कर रहे थे जिसने इतना दर्द और तबाही मचाई थी। मैक्स ने बढ़त बना ली थी, लेकिन एमिली एक बात जानती थी, वह भागने वाला नहीं था। इस बार नहीं। मैक्स उसे ढूंढ लेगा और वो उसे नीचे ले आएगी। ये केवल समय की बात थी। वे एक कोने में पहुंचे। मैक्स के कदमों की हल्की आवाज आगे गूंज रही थी। वो अब चुप रहने की कोशिश नहीं कर रहा था।
वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन मैक्स कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो खतरनाक था। वो जानता था कि कैसे भागना है, कैसे गायब होना है जब यह असंभव लगता है। अब वे करीब थे। वो सुन सकती थी कि वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी गति धीमी हो गई थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे उसके पीछे आ रहे थे। एमिली की सांसें तेज हो गई थी क्योंकि वो मैक्स के साथ बने रहने की कोशिश कर रही थी। उसने उसकी ओर देखा। उसका फर पसीने और धूल से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें नहीं हिली। वो इस मामले को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, ठीक वैसे ही जैसे वो थी। मैक्स बिना किसी आदेश के बाईं ओर भाग गया और एमिली सहज रूप से उसके पीछे चली गई। वे करीब आ रहे थे। उनके आगे मैक्स ने अपने कंधे पर नजर डाली। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। वो एक गली के करीब पहुंच रहा था, एक मृत अंत। लेकिन वो साधन संपन्न था। वो उन्हें चकमा देकर पीछे मुड़ सकता था। उसने पहले भी ऐसा किया था, लेकिन इस बार मैक्स बहुत करीब था और एमिली उसे भागने नहीं देगी। मैक्स गली में मुड़ गया और उसकी आकृति छाया में गायब हो गई। एमिली और मैक्स ने संकरे रास्ते का अनुसरण किया, जिससे उन्हें धीमा होना पड़ा। दोनों तरफ की दीवारें ऊंची थीं और गली कचरे और मलबे से भरी हुई थी। अचानक गली में धातु के खिलाफ धातु के रगड़ने की आवाज गूंज उठी। मैक्स अब तेजी से आगे बढ़ रहा था और एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। मैक्स के कान खड़े हो गए और एक तेज चाल के साथ वो पूरी तरह से आगे बढ़ गया और उसकी नाक जमीन पर आ गई। मैक्स! एमिली ने अपने सीने में उठती घबराहट को पुकारा। उसने खुद को और जोर से धकेला, लेकिन गली अनंत तक फैली हुई लग रही थी। तभी कहीं से मैक्स फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। 2 आदमी छाया से निकलकर लड़ने के लिए तैयार हथियारों से लैस होकर निकले। एमिली रुकी और बंदूक उठाई और मैक्स और नए खतरे के बीच अपनी आंखें घुमाई। मैक्स पहले से ही गति में था। उसका शरीर कुंडलित और हमला करने के लिए तैयार था। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैक्स! एमिली ने अपनी अवज्ञा से भरी आवाज में चिल्लाया। वो एक कराह के साथ जमीन पर गिर गया, लेकिन एमिली रुकने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अभी एक और था और मैक्स अभी भी खड़ा था। मैक्स ने दूसरे आदमी पर हमला किया और एक शक्तिशाली छलांग के साथ उसे अपने पैरों से गिरा दिया। आदमी चिल्लाया, लेकिन मैक्स ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसके दांत आदमी की बाह में धंस गए, जिससे उसे अपना हथियार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मैक्स पीछे हट रहा था और आंखें दूसरी बार भागने की तलाश में थीं, लेकिन एमिली ने उसे इस बार जाने नहीं दिया। उसने कुछ सेकंड में उनके बीच की दूरी कम कर दी और उसकी बंदूक उस पर तान दी। मैक्स, तुम खत्म हो गए, उसने कहा। उनके चारों ओर अराजकता के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। मैक्स उसके बगल में खड़ा था, उसके दांत उसके रुख के लिए तैयार थे। मैक्स की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। हताशा के अंतिम कार्य में मैक्स ने अपने जैकेट से कुछ खींचने के लिए अपना हाथ उठाया। एमिली ने संकोच नहीं किया। उसने गोली चलाई। गोली अपने निशाने पर लगी और मैक्स जमीन पर गिर गया। वो वस्तु जो उसने पकड़ी हुई थी उसके हाथ से फिसल गई। एमिली सावधानी से आगे बढ़ी। उसकी बंदूक अभी भी किसी भी स्थिति के लिए ऊपर उठी हुई थी। वो जोर से सांस ले रही थी, लेकिन एड्रेनालाइन पहले से ही कम होने लगा था। वो आखिरकार सांस ले सकी। मैक्स के गिरे हुए शरीर के पास गया और धीमी आवाज में गुर्राया, मानो अभी भी सतर्क हो। एमिली नीचे पहुंची और जमीन से वस्तु पकड़ ली, एक छोटा डेटोनेटर। उसका दिल रुक गया। ये खत्म नहीं हुआ था, अभी नहीं। एमिली ने अपने हाथ में डेटोनेटर को देखा। यह एहसास उसके पेट में घूंसा लगने जैसा था। उसने मैक्स की तरफ देखा। उसका शरीर जमीन पर फैला हुआ था और उसके कब्जों से खून रिस रहा था। वो बेहोश था, लेकिन उसकी भयावह योजना हर पल स्पष्ट होती जा रही थी। स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए उसका दिमाग दौड़ने लगा। मैक्स कुछ बड़ी योजना बना रहा था। उसके हाथ में डेटोनेटर पर्याप्त सबूत था, लेकिन वास्तव में वह क्या चाहता था? क्या यह एक बम? हवा में बारूद की गंध घुली हुई थी और केवल सायरन की हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी जो करीब आ रहे थे। उसने अपना ध्यान वापस मैक्स पर लगाया, जो गहरी सांस ले रहा था, और सावधानी से उसके पास पहुंचा। मैक्स अपनी तीखी निगाहों के पीछे पीछे चला और उस आदमी को कभी नहीं छोड़ा। मैक्स कराह उठा और अपनी आंखें खोली। उसने कई बार पलकें झपकाई और एमिली पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, जो उसके ऊपर डेटोनेटर पकड़े खड़ी थी। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए, हालांकि वो स्पष्ट रूप से दर्द में था। तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया है? उसने अपनी कर्कश आवाज में फुसफुसाया। एमिली ने महसूस किया कि उसकी नब्ज तेज हो गई है। वो घुटनों के बल बैठ गई और अपनी आंखें उसकी आंखों से कभी नहीं हटाए।
ये खत्म हो गया मैक्स, उसने अपनी धीमी लेकिन निश्चित आवाज में कहा। तुम इससे बच नहीं पाओगे। मैक्स ने कमजोर हंसी में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने अपने अंदर बढ़ते डर के बावजूद अपनी आवाज स्थिर रखते हुए पूछा। तुम्हें लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा अपराधी हूं? मैक्स की हंसी कड़वी थी। नहीं, मैं किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा रहा हूं, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। शब्द हवा में लटके हुए थे और उनका वजन एमिली के सीने में डूब रहा था। पहेली को एक साथ जोड़ने की कोशिश में उसका दिमाग दौड़ रहा था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैक्स उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए उसके बगल में धीरे से गुर्राया। एमिली ने आश्वासन के लिए कुत्ते के सिर को धीरे से थपथपाया, लेकिन उसकी आंखें मैक्स से नहीं हटी। उसने उसे जानने वाली नजर से देखा। उसके हाव भाव में मनोरंजन और कड़वाहट का मिश्रण था। बहुत देर हो चुकी है, उसने धीरे से कहा। जो आ रहा है उसे आप कभी नहीं रोक पाएंगे। एमिली कुछ जवाब दे पाती इससे पहले उसने पुलिस सायरन की आवाज तेज होते सुनी। मैक्स की मुस्कुराहट निराशा के भाव में फीकी पड़, क्या सब ठीक है? घटनास्थल को स्कैन करते हुए अधिकारियों में से एक ने पूछा। मैं ठीक हूं, एमिली ने उत्तर दिया, हालांकि उसका दिमाग अभी भी दौड़ रहा था। वो नहीं जानती थी कि मैक्स का क्या मतलब था, लेकिन वो एक बात पक्की जानती थी, यह अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। मैक्स उसके बगल में खड़ा था, उसका शरीर शिथिल लेकिन सतर्क था। वह भी यह जानता था, मैक्स ने जो भी योजना बनाई थी उन्होंने उसे नहीं रोका था। अभी नहीं, उसे हिरासत में ले लो, एमिली ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया। लेकिन अपनी सतर्कता कम मत करो, वो किसी बड़ी चीज का केवल एक हिस्सा है। जैसे ही अधिकारियों ने मैक्स को हथकड़ी लगाई और उसे ले जाने लगे, एमिली के विचार दौड़ने लगे। उसने एक खतरनाक आदमी को रोका था, लेकिन मैक्स एक बात में सही था, इसमें सिर्फ वह नहीं बल्कि और भी कुछ था। उसे नहीं पता था कि वो किस में शामिल था, लेकिन वो पता लगाने के लिए दृढ़ थी। मैक्स ने उसके हाथ को ऐसे हिलाया जैसे उसकी बढ़ती चिंता को महसूस कर रहा हो। एमिली उसकी वफादारी के लिए आभारी होकर उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और उसका संकल्प दृढ़ हो गया। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। सच्चाई सामने आ चुकी थी और वो उसे खोजने जा रही थी। जैसे ही सूरज उगने लगा, अपराध स्थल पर अपनी पहली रोशनी डालते हुए एमिली स्थिर खड़ी रही और उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी रही। हवा में नमी भरी मिट्टी की गंध और रात के टकराव से बारूद की गंध घुली हुई थी। सायरन दूर चले गए थे और उस पल की अराजकता शांत शांति में बदल गई थी। उसके बगल में मैक्स खड़ा था और रात की घटनाओं की गंदगी से अपने फर को ढंक रहा था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा सतर्क थीं। वे रात बच गए थे। उन्होंने मैक्स को मार गिराया था, मास्टरमाइंड जिसने बहुत लंबे समय तक तबाही मचाई थी। लेकिन जैसे ही पिछले घंटों की घटनाएं उसके दिमाग में घूमी, एमिली इस कष्टप्रद भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि वे केवल सतह को खरोंच रहे थे। मैक्स को पकड़ लिया गया था, उसकी योजनाएं विफल कर दी गई थी और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया गया था। फिर भी उसके रहस्यमय शब्द एमिली के दिमाग में छाया की तरह छाए रहे। जो आने वाला है उसे आप कभी नहीं रोक पाएंगे। उसका क्या मतलब था? क्या इसमें उससे कहीं ज्यादा कुछ था जो वो देख सकती थी? और मैक्स अपने आपराधिक मुखौटे के नीचे किसका हिस्सा था? एमिली को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। मामला बंद नहीं हुआ था, वास्तव में नहीं। जितना वो यह मानना चाहती थी कि वे जीत गए हैं, उसका अंतर्मन उसे कुछ और ही बता रहा था। उसने जो डेटोनेटर पाया था वो बड़ी साजिश अज्ञात ताकतों की ओर इशारा कर रही थी जो अभी भी अंधेरे में छिपी हुई है। सभी भविष्य की ओर इशारा कर रहे थे, जो कि उनके सामने आने वाली किसी भी चीज से कहीं ज्यादा खतरनाक था। लेकिन वो डरी नहीं, मैक्स के साथ नहीं। जब वो अपराध स्थल को छोड़ने के लिए मुड़ी तो उसके कदम धीमे लेकिन उद्देश्यपूर्ण थे। शहर जाग रहा था और हर कदम के साथ एमिली जानती थी कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। सच्चाई टुकड़े टुकड़े करके सामने आएगी और वो इसे खोजने के लिए दृढ़ थी। मैक्स हमेशा की तरह उसका पीछा करता रहा, उसकी वफादारी अटूट थी। वे एक टीम थे, वो इससे बेहतर साथी नहीं मांग सकती थी, और साथ मिलकर वे जो भी आगे आएगा उसका सामना करेंगे। उनके जीवन पर मंडरा रहा साया अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एमिली का इससे भागने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने दृढ़ संकल्प और मैक्स के भरोसे के अलावा किसी और चीज से इसका सामना नहीं करेगी। अभी के लिए शहर सुरक्षित था, लेकिन और भी रहस्य उजागर होने बाकी थे, और एमिली उन्हें खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सच्चाई की उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी, और जैसे ही अंधेरे आसमान में रोशनी की पहली किरणें पड़ी, एमिली को पता चल गया कि यह तो बस शुरुआत है। एक अध्याय के खत्म होने से अगले अध्याय के लिए मंच तैयार हो गया था, जो एक नई और भी बड़ी चुनौती थी। मैक्स ने उसे धीरे से धक्का देते हुए एक हल्की भौंक दी,
मानो उसे याद दिलाना चाह रहा हो कि वे इस मामले में अकेले नहीं है। एमिली ने उसके फर को सहलाते हुए नीचे हाथ बढ़ाया और मुस्कुराए। वे तैयार थे, वे एक टीम थे। अंतिम लड़ाई अभी तक नहीं लड़ी गई हो सकती है, लेकिन एक बात पक्की थी, एमिली और मैक्स मिलकर इसका सामना करेंगे। और आगे चाहे जो भी हो, वे न्याय के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करेंगे। वे अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत दूर आ गए थे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर मैक्स की वफादारी और साहस ने आपको प्रेरित किया, और अगर एमिली की न्याय के लिए लड़ाई ने आपको अपनी सीट से बांधे रखा, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें शक्तिशाली कहानियां सुनाने में मदद करता है। प्यार, वफादारी और इंसानों और उनके कुत्तों के बीच अटूट बंधन की। और याद रखें, हर हफ्ते हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आते हैं जो स्क्रीन के काले हो जाने के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और हमारे कहानीकारों के परिवार में शामिल हों, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक दिल होता है और हर दिल की एक आवाज होती है। देखने के लिए शुक्रिया। हम आपको अगले भाग में देखेंगे।